हमारे देश के यूथ है अभी, उनको लगता है कि खेती में पैसा नहीं है, लेकिन आपने 100 करोड़ की कंपनी अभी खड़ी की है। तो ये जब आपने शुरू किया तो 100 करोड़ तक जाने तक का सफर कैसे रहा? फार्मर छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपको ब्रांड बनाना है, आपको उसका उद्योग स्वरूप देना है, तो आपको बहुत सारे फार्मर के साथ मिलके आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस करना चाहिए और खुद का एक ब्रांड बनाना चाहिए। एक बच्चे को रेज करने में पूरी गांव जुट जाती है और वो अगर सक्सेसफुल हो जाए और वो पीछे देख के उनको कोई मदद न कर पाए तो कहीं तो इन्होंने उनकी ड्यूटी की है लेकिन उसने उसका ड्यूटी नहीं किया है। तो हमेशा हमको लगता था कि यार क्यों ना हम हमारे बुद्धि का इस्तेमाल करके गांव में पैसा भी कमाए और लोगों को भी वहां पे रोजगार दे और हमारा जो कर्तव्य है गांव को वापस कुछ देने का वो निभाए। कैसे आप सोर्सिंग करते हैं, उसको अच्छे क्वालिटी का वो ग्राहक तक जा रहा है, ये खबरदारी कैसे बरतते हैं आप? क्वालिटी फूड, क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर। मैं तो बोलता हूँ हर वक्त अपने से होशियार बंदा रिक्रूट करो, उसके साथ काम करो, तो ही कंपनी, तो ही ये आइडिया, तो ही ये इम्पैक्ट बढ़ पाएगा। अपन सबसे होशियार है मतलब कुछ गलत हो रहा है। ब्लॉकचेन है, ये भी बहुत सारे अभी फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये क्या रोल निभाता है आपके पूरे सिस्टम में? एंटरप्रेन्योरशिप इज लाइक, वो बोलते हैं कि आपको अंधेरे में कूदना है और गिरने के पहले आपको उड़ना सीखना है। लोग अभी रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करते हैं या केमिकल फार्मिंग करते हैं, तो आप सीधा ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही आना क्यों हुआ आपका? अभी देश में कितने परसेंटेज तक ऑर्गेनिक फार्मिंग होता होगा आपको लगता है? मुझे तो लगता है 1% से भी नीचे होगा। ओ भाई, हमने उसको बताया कि यार इतना अच्छा पपैया है, ये तो ऑर्गेनिक है, इसमें टेस्ट बढ़िया है। वो बोला है ग्राहक पहले आंखों से खाता है फिर जीभ से खाता है, और आपका जो फल है वो आंखों को ही पसंद नहीं है तो जीभ तो बात की बात हो गई। तो आपको तो इतना ही दाम मिलेगा, भेजना है भेजो, नहीं तो छोड़ दो। तो पहले दिन उसको माल भेजा, लेकिन वो अनुभव के बाद हमको ऐसा लगा कि किसी ने हमको एक चाटा मारा। दो भाइयों ने खेती करके बनाई है 100 करोड़ की कंपनी। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मुश्किल काम है दोस्तों। आज हम जानने वाले हैं कि ये खेती को एज अ बिजनेस कैसे करते हैं ये, और इनके प्रोडक्ट जो है वो पूरे दुनिया भर में बिकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के हमारे गेस्ट हैं टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स के सत्यजीत हांगे सर। ये कंपनी के को फाउंडर हैं और इनसे हम बहुत कुछ जानने वाले हैं। तो आज के इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है। ये हमारा नया शो है दोस्तों, जिसका नाम है द इंडियन फार्मर शो। तो चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते संतोष। चलिए, बहुत मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इस पॉडकास्ट में। सर सबसे पहले तो मैं बताता हूँ, सुबह सुबह जब हम यहाँ पे आए इस फार्म पे तो एक अलग ही वाइब आई यहाँ पे। मैं बहुत सारे पूरे देश भर में फार्म से घूमता रहता हूँ, फार्म्स पे अलग अलग। लेकिन जब मैं अंदर आया तो मैंने अलग अलग फलों की खेती देखी। यहाँ पे हल्दी का फार्म देखा, उसके अंदर गेहूं भी है, फिर पपाया भी है। तो थोड़े इस फार्म के बारे में हमें बताइए ना। तो संतोष, ये फार्मिंग एक मिक्स फूड फॉरेस्ट सिस्टम है, हम्म। मिश्र पिक पद्धत जिसे बोलते हैं। तो हमने मोनोक्रॉपिंग से हटके एक मिश्र पिक पद्धत खेती का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फलों के मिक्स्ड फार्मिंग दिखेगा। इसमें चिक्कू है, इसमें आम है, इसमें आंवला है, इसमें जामुन है। ऐसे तकरीबन 12-13 फलों के पेड़ है। अपना नींबू है, टर्मरिक है, और इंटरक्रॉपिंग में खपली गेहूं है, कहीं कहीं पे लेग्यूम्स है। जी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि जो सॉइल के लिए अच्छा है वैसा करना चाहिए। तो सॉइल के लिए मोनोक्रॉपिंग अच्छा नहीं है, सॉइल के लिए पॉलीक्रॉपिंग, मिक्स फूड फार्मिंग अच्छा है। तो उस हिसाब से इम्प्लीमेंट किया है। और कितना एकड़ का एरिया ये? ये ऊपर का फार्म जो आप देख रहे हो ये तकरीबन 14 एकड़ का है और नीचे 17 एकड़ का है। अच्छा, जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपको फार्मिंग का बहुत कम एक्सपीरियंस था, शुरुआत किया था या जानकारी ही नहीं थी, आप फार्मिंग में आए। और फार्मिंग में आने के बाद लोग अभी रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करते हैं या केमिकल फार्मिंग करते हैं, तो आप सीधा ऑर्गेनिक फार्मिंग में आए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में ही आना क्यों हुआ आपका? तो मेरी और मेरी भाई की पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल में हुई बाहर पूना में, और हम नौकरी कर रहे थे।
नौकरी छोड़ के जब फार्मिंग करने आए तो फार्मिंग का एक बहुत ही लगाव इंटरेस्ट था। फार्मिंग कैसे किया जाता है या क्वालिफिकेशन फार्मिंग में ये नहीं थी। थोड़ी जानकारी थी क्योंकि छुट्टियों में हम यहाँ पे आते थे तो देखते थे पिताजी का जो खेत था, जो सहकारी थे जो काम कर रहे थे खेत में, वो हमको बताते थे कैसा क्या हो रहा है। तो ये इंटरेस्ट था और थोड़ी जानकारी थी। जब करने आए तब पूरा जानकारी लेना शुरू कर दिया और 1 साल जो चालू पद्धति थी, वहाँ पे गन्ना था, हुँ। केमिकल पे फार्मिंग चालू थी पिताजी की, तो वो हमने वो ले लिया और वो करना शुरू किया। लेकिन 1 साल के अंदर हमको समझ में आया कि जो सॉइल की सुपीकता है, फर्टिलिटी, ये कम-कम होते जा रही है। जो सॉइल की मिट्टी की जो पानी धरने की क्षमता है, हुँ। ये कम-कम होते जा रही है। और इसी वजह से हम वो दुविधा में पड़ गए कि ये प्रकार की खेती कर आगे करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अच्छा। और उत्तर तो नहीं चाहिए था। तो फिर क्या करना और कैसे करना है ताकि हमारी जो मिट्टी की सुपीकता है वो बढ़ती जाए और जो उसकी पानी धरने की क्षमता है वो बढ़ती जाए। इस वजह से हमने बहुत सारे प्रैक्टिसेस देखा, हुँ। सस्टेनेबल, नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, रीजेनरेटिव ऑर्गेनिक फार्मिंग, ओह! बायोडायनामिक फार्मिंग, और सबका थोड़ा-थोड़ा लेके जो हमारे खेती में उपयुक्त है, हुँ। वैसा हमने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। और तब आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट किया। तब वैसे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग चालू कर दिया। और ये अभी कितने साल से आप कर रहे हैं? अभी 10 साल हो गया इस प्रकार की खेती कर रहे हैं, 10-11 साल हो गया। 10 साल हो गया। हाँ जी। तो अभी आपको क्या लगता है कि मार्केट में लोग बोलते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना तो उत्पादन कम आएगा, पैसा उतना नहीं मिलेगा, उससे अच्छा है हमारे पास कम ज़मीन है तो हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग करें, उत्पादन ज़्यादा लाएँ। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन से तरफ प्रवाह में जाना चाहिए? अभी हर एक का सॉल्यूशन हर एक के बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। एक सॉल्यूशन सबको एप्लीकेबल नहीं है। जो हमें ठीक लगा, हमारी उम्र, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारा खेत, ये सारी चीज़ें मिला के हमने हमारे लिए ऑर्गेनिक ठीक समझा और वैसा कर दिया। लेकिन सबको वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो शुरुआत में ताकि आपका इनकम डिस्टर्ब ना हो जाए। बराबर। आप रेज़िड्यू फ्री पे जाओ। लेकिन ये ध्यान रखो कि जब तक आप ऑर्गेनिकली करते नहीं हो, तब तक अपनी जो मिट्टी की सुपीकता है वो बढ़ेगी नहीं। हुँ। तो आप अगले पीढ़ी को जो खेती देने वाले हो, उसमें आप बहुत ही कम सुपीकता वाली खेती देने वाले हो। तो आप रेज़िड्यू फ्री से शुरुआत करो और स्लोली-स्लोली उसे ऑर्गेनिक बनाओ और पूरा ऑर्गेनिक पे शिफ्ट हो गए, हुँ। तो बहुत ही अच्छा है फिर। और मैंने ये भी देखा है कि केमिकल की खेती जो हम 40 साल, 30 साल, 20 साल से करते आ रहे हैं, लोगों के अंदर उसके रेसिड्यू मिल रहे हैं। अभी मैंने बहुत जगह पे देखा, तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या तो एक रेसिड्यू फ्री या तो सस्टेनेबल ऑर्गेनिक, हमें ये चीज़ों को के ऊपर फ़ोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी आपको 10 साल हो गए, आपने इतना बड़ा ब्रांड खड़ा किया है, तो ये छोटे फार्मर के लिए देखना मतलब बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। वो सोचेगा यार मैं कैसे करूँ 2-3 एकड़ में इतना बड़ा काम कैसे करूँ? तो अगर छोटा फार्मर है तो उसको कैसे शुरू करना चाहिए कि वो एक बड़ा कुछ कर सके? कैसे सोच होनी चाहिए? तो खेती तो बड़ी नहीं है, शुरुआत में हमने ये 14 एकड़ में शुरू किया था। जी। लेकिन फार्मर छोटा हो या बड़ा हो, अगर आपको ब्रांड बनाना है, अगर आपको उसका उद्योग स्वरूप देना है, तो आपको बहुत सारे फार्मर के साथ मिल के आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस करना चाहिए हुँ। और खुद का एक ब्रांड बनाना चाहिए। आप लोकल मार्केट में भेजो, आप व्हाट्सएप के ऊपर भेजो, आप फेसबुक के ऊपर भेजो, आप सोसाइटी को पकड़ के भेजो, आप जो किसान के आठवड़ा बाज़ार होता है, फार्मर्स मार्केट, आप उसमें भेजो या आप ऑनलाइन भेजो। लेकिन आप जितना मेहनत खेती में डाल रहे हो, बराबर उतनी ही मेहनत आप मार्केटिंग और सेलिंग पे डालो। क्योंकि खेती करना सिर्फ़ ज़मीन से जुड़े होके रोज़ सुबह उठ के खेती करना, इससे आप किसान नहीं बनोगे। ओह! आपको उतना ही टाइम आपका उपजा आपका जो भी प्रोड्यूस है, उसको भेजने में आपको देना चाहिए। आप बायर ढूँढो, आप ब्रांड जैसे मैंने बोला आप ब्रांड तैयार करो, तो ही आपकी खेती इकोनॉमिकली सस्टेनेबल होगी हुँ। और आपको राइट जो रेट है, जो उसकी वैल्यू है, हुँ। वो आपको मिलेगी। बढ़िया है। आपको खेती अच्छी लगती है या बिज़नेस ज़्यादा अच्छा लगता मुझे खेती बहुत अच्छी लगती है, है? लेकिन खेती को सस्टेनेबल रखने के लिए जो बिज़नेस जुड़ा हुआ है, इसलिए वो बिज़नेस भी अच्छा लगता है। बढ़िया है। क्योंकि वो बिज़नेस हमको सस्टेनेबल बनाता है बैक एंड में। बहुत बढ़िया। ये सिल्वर लीफ का प्लांट है ना? ये सुरु है, इसको हम बॉर्डर ट्री
के रूप में इस्तेमाल करते हैं, अच्छा। ताकि थोड़ा विंड का जो स्पीड है हाँ। वो कम हो जाए अच्छा। और एक माइक्रो क्लाइमेट खेती में तैयार हो जाए। अच्छा। तो ये वॉल जैसा काम करता है, ये सीधा जाता है। हाँ। तो ये सुरू का पेड़ है। बहुत बढ़िया, दोनों साइड से आपने लगाया है। हाँ, इस तरफ से सुरू है और पीछे तरफ से बैम्बू लगाया है। हाँ, बैम्बू भी है। हाँ, बैम्बू भी है, तो वो ऐसा पूरे खेत को राउंड मारता है। हुँ। तो खेत में एक तो टेम्परेचर कम रहता है हुँ। और जो विंड का जो स्पीड है हवा हुँ। का, वो जो खेत में आता है उसकी स्पीड कम हो जाती है, हुँ। ये सब पेड़ों की वजह से। और बहुत सारे जीव जंतु हैं जो पेड़ पे रहते हैं, और आपको सुनाई दे रहा है। आवाज़ तो आ रही है। हाँ, तो वही तो वो वाइब है। हाँ, हाँ, वो वाइब भी है और वो थोड़ा ऑर्गेनिक में कीट नियंत्रण का भी काम करते हैं। हाँ। तो और हमको भी खुद बहुत सारे पेड़ पसंद है। सिर्फ हुँ। हर पेड़ से मुझे पैसा मिलना चाहिए, ये हिसाब ना रख के बॉर्डर में पेड़ लगाए हैं, ताकि एक माहौल तैयार हो जाए, एक खेती में भी आने का मन करे और एक वो भी एस्पेक्ट है। बढ़िया। अभी हम लोग चेयर पे बैठते और आराम से बात करते हैं। ठीक है। आपके मैंने बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं। आपके बारे में बहुत रिसर्च मैं कर रहा था अभी आपके साथ इतनी बातचीत करनी है तो। आपका कॉस्ट्यूम हमेशा मैंने देखा है बड़ा यूनिक रहता है ये। नहीं, ये एक्चुअली कॉस्ट्यूम ये जब हम गाँव आते थे, जब हुँ। छोटे थे, हुँ। तो पायजामा पिताजी का रहता था। हुँ। तो खेत में घूमना है तो जीन्स-वीन्स तो पहन के नहीं घूम सकते, कंफर्टेबल नहीं है। तो वो पायजामा पहनते थे और गाँव में एक हमारा टेलर है संतोष, उसका भी नाम संतोष है। अरे! फिर वो अपना उसको बोला था एक कॉटन का कपड़ा लाके शर्ट सिला दे। हुँ। तो ये जब छुट्टियों में आते थे वो हमारा यही पहनना होता था। तो जब तो वो एक मेंटली एसोसिएट हो गया कि जब गाँव में आए, खेती में जा रहे हो, तो अपना पायजामा और शर्ट पहन के जाओ। ओह! क्योंकि फिर आराम से घूम सकते हो, ये कंफर्टेबल है। धूप में भी अगर आप घूम रहे हो तो ये ज़्यादा धूप को अब्ज़ॉर्ब करता नहीं है सही। और सस्ता है। एक ₹1000 में एक सिल जाता है कपड़ा से, सबसे लेके। बिल्कुल। जब यहाँ पे आते हैं तो यही पहनते हैं। जब खेती में आए, आपने देखा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है हमें। ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए बहुत मुश्किल है। तो वहाँ से कितने आपको फेल्योर आए हैं? लोग भी बोलते हैं कि यार क्या मज़ाक कर रहा है ये, इसका कुछ नहीं होगा। तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ क्या? आगे कैसा प्रोसेस हुआ? तो जैसे मैंने बताया, हम किसान के बेटे ही हैं। हमारी पूरी एजुकेशन पूना में हुआ। और पिताजी का ये कहना था कि आप कभी वापस खेती करने मत आओ, आप गाँव में वापस कभी मत आओ। क्योंकि यहाँ पे ना इकोनॉमिक मतलब आर्थिक कुछ नहीं है बचा हुआ। ऊपर से सामाजिक कुछ नहीं है, कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। अगर आप खेती कर रहे हो तो कोई आपको ज़्यादा कोई रिस्पेक्ट करता नहीं है। आपको तो पता है आजकल किसानों के बेटे और अगर कोई खेती कर रहा है, तो उसको कोई लड़की देता नहीं है शादी में, सही कहा। ऐसी हालत हो गई है। तो उनका तो बराबर कहना था कि आप वापस मत आओ। पिछले 40-50 सालों में खेती की हालत बहुत बुरी हो गई है हुँ। और उन्होंने पूरा अपना पैसा हमको सिखाने के लिए डाल दिया। जब हम वापस आए खेती करने के लिए, तो हमको खेती से इतना दूर रखा गया था कि खेती की कोई जानकारी नहीं थी। तो वापस आए तो हमको सारा कुछ सीखना पड़ा। जो हमारे खेत में हमारे पिताजी के साथ काम कर रहे थे, उनसे हमने सीखना शुरू कर दिया कि ये कैसा है, क्या है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स क्या है? और उनसे सीखना शुरू कर दिया। फिर उनके साथ उनको लेके हम जो-जो नज़दीक में अच्छे-अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे अभी आपका चैनल है, हुँ। आप चैनल के द्वारा ये सब दिखाते हैं। बराबर। तब 10-12 साल पहले ऐसा कोई चैनल था नहीं, तो जाना पड़ता था किसानों के खेत में और गाँव में और देखना होता था कि क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्या अच्छा, क्या नहीं है। और हमको समझ में आया कि अगर खेती लॉन्ग टर्म करना है तो सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ खेती करना पड़ेगा, जिसके वजह से मिट्टी की जो उपजाऊपना है वो बढ़नी चाहिए, हुँ। ना कि घटनी चाहिए। जो हो रहा था और जो हुँ। हो रहा है 90% किसानों के खेतों में। तो फिर एक-एक से मिलना शुरू कर दिया, एक-एक किसान से, उनका एक्सपेरिमेंट देखना शुरू कर दिया और अपने खेत में उससे क्या कर सकते हैं वो थोड़ा हमने कैलकुलेशन करना शुरू करके हमारा इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया। तो बताने के लिए कोई नहीं था। बराबर। शुरुआत में हमने सीखा कि गाय लाओ, गाय से फिर आप जीवामृत बनाओ, अमृत हुँ। मिट्टी बनाओ, पंचगव्य बनाओ, गाय के बराबर। गोबर और गोमूत्र से, तो वो शुरू कर दिया।
फिर मल्चिंग का कॉन्सेप्ट सीखा कि क्यों खेती में मल्चिंग होना चाहिए। तो हमने पूरा गन्ने का जो लीव्स है, पत्ते और जो भी खेत में सब कटाई छटाई के पत्ते होते थे वो सारे हमने मल्चिंग में डाल दिया। और फिर सीखा कि इंटरक्रॉपिंग अच्छा है, तो इंटरक्रॉपिंग लगाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बहुत ही जल्दी कर रहे थे, अच्छा। बिकॉज सीख रहे थे। हमारे हमारे को बहुत इंटरेस्ट था कि ये कब इम्प्लीमेंट हो जाए, कब अपनी मिट्टी सुपीक बन जाए, हाँ। कब अपन ये सब होलिस्टिक कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट करें। तो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और मुझे याद है कि पहला हमने जो बाग लगाया था वो था अनार का। हमारे एरिया में बहुत लोग अनार उगाते हैं। और अनार, क्योंकि अनार से पैसा इमिडिएटली मिलता है, मार्केट में भेजो। बड़ा पिताजी की गन्ने की खेती थी, तो हम्म। वो गन्ना जाता था फैक्ट्री, फिर फैक्ट्री 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद पेमेंट आता था। तो वो हमको नहीं चाहिए था। तो अनार से पैसा आता है, इसलिए अनार उगा दिया। अनार को पानी कम लगता है, इसलिए अनार उगा दिया। और ये सारे प्रैक्टिसेस चालू थे। नीचे मल्चिंग, वीडिंग के लिए हम कुछ मारते नहीं थे, वीडीसाइड है। बराबर। और मुझे याद है 5 या 6 महीने में तेलिया बोल के एक बीमारी है जो अनार अनार पे पे होता आती है। है, बैक्टीरियल ब्लाइट। बराबर। और वो हमारे बाग में आ गई। ओ। और वो आ गई और आई थिंक एक 10 दिन में सब जगह फैल गई। 5 एकड़ अनार था। ये सब पीछे वाली खेती अनार थी, पूरा फैल गया। हम्म। तो उस टाइम हमने खेती में फेलियर क्या होता है वो देखा। क्योंकि 3 साल लगे थे अनार का प्रोडक्शन आने तक। बराबर टाइम लगता और टाइम लगता है। और है। तीसरे साल में जब अनार आया तब हम्म। तेले आ गया। हम्म। और फिर बहुत निराशा हुई हमको। बहुत ही टेंशन आ गया था हम्म। कि यार नौकरी छोड़ के तो खेती करने आए, खेती में भी ऑर्गेनिक किया, और अभी उसमें पूरा ये बीमारी आ गई। तो वो हमारा पहला फेलियर था कि उसी फेलियर ने हमको इस मुकाम पे लाके रख दिया कि हम खेती करें हम्म। या वापस जाके नौकरी करें। तो उस टाइम पे ऐसा मन नहीं आया कि खेती छोड़ दे, चलो नौकरी करते? अभी कैसा था कि हार गए थे। हम्म। और एक था कि इसमें तो थोड़ा सक्सेस आना है, हाँ। कि कुछ ना कुछ सक्सेस करके दिखाना है। बिकॉज बहुत लोगों गांव में तो चर्चा कर रहे थे, अच्छा। जो रिश्तेदार है वो चर्चा कर रहे थे कि इतने कम उम्र में अच्छा नौकरी शहर में छोड़ के आप खेती करने आए। हम्म। तो कहीं ना कहीं था कि यार उनका उनका जो कहना है वो सही हो गया। वो सब बोल ही रहे थे कि खेती में कुछ फ्यूचर नहीं है। जी। और हम तो थोड़ा जिद्दी थे कि नहीं, इसमें फ्यूचर है, क्यों नहीं फ्यूचर। हम्म। इतना अच्छा पेशा है खेती का। आप निसर्ग के साथ हो, आप अच्छा खा रहे हो, आप अच्छा हवा में रह रहे हो। सिर्फ एक बाकी है कि वो पैसा कमाना। तो आप इसमें अगर पैसा कमाना सीख गए तो इसके जैसा जीवन किसी का नहीं है। और जो हमको सब बोल रहे थे कि आप नहीं कर पाते, तो वो जब फेलियर आया तब वो हमारा इंस्पिरेशन बन गया कि नहीं, हम करके दिखाएंगे। और डंके मैंने की और चोट पे करना है। डंके के चोट पे करना है। और मैंने और अजिंक्य ने ये निर्णय लिया था कि जो भी बचा हुआ पैसा है, अगर ये सही तरीका है खेती करने का, तो इसी तरीके के ऊपर पैसा डालते हैं। एक दो सब जाएगा और कोई फिर सवाल ही नहीं रहेगा। हमको वापस जाके कुछ ना कुछ दूसरा करना पड़ेगा शहर में, वरना इसमें से कुछ आएगा अगर ये तरीका सही है तो। हम लगे रहे। हम्म। और आगे जाके थोड़ा हमको वहां से थोड़ा सक्सेस मिला। धीरे और धीरे। फिर धीरे धीरे बातें बन गई। इसको तो हम कंटिन्यू करते, लेकिन आप जॉब किस चीज की कर रहे थे? वो तो हम एमबीए किया था और बैंक में नौकरी कर रहे थे। तो मैं सिटी बैंक में था, मैं कोटक बैंक में था, अजिंक्य एचएसबीसी में था, एचडीएफसी में था। हम्म। तो हम तो वहाँ पे लोन दे रहे थे लोगों को। मैं कार लोन में था, मैं फिर पर्सनल लोन में था। अच्छा। तो पूना, मुंबई और दिल्ली में तीनों जगह पे नौकरी की है। बढ़िया है। और जब आपने यहाँ पे सक्सेसफुल आ गया, तो ऐसा कोई इंसिडेंट है क्या कि आपने जो पहली चीज कोई उगाई और वो मार्केट में ले गए, वो अच्छे भाव बिका, या वहाँ बिका ही नहीं, वहाँ दिक्कत हुआ? नहीं, जो मार्केट सिस्टम है अपना, जिसको हम्म। हम मंडी बोलते हैं, हम्म। वहाँ तो पहला नौबत आया हमारा पपई था। और ऑर्गेनिकली उगाया था। बाहर तो बहुत डार्क थे, क्योंकि हम्म। ऑर्गेनिक ये हमेशा रूप से अगली होता है। अच्छा। मतलब ये रूप से दिखने में बहुत बेकार होता है, बाहरी रूप से। अंदर से वो बहुत पौष्टिक है, अंदर से उसका टेस्ट अच्छा है।
तो मुझे याद है पपई उगाया था, और पपई खाने में तो बहुत अच्छी थी, बहुत ही मिठास था, अच्छा। लेकिन उसका साइज छोटा था, उस पे दाग थे। तो हमें लगा कि जो मंडी है पूना में, वहाँ जाएंगे और जो व्यापारी है उसको हम चक्के दिखाएंगे कि भैया ये खा के देखो। वो चखेगा, बोलेगा ऐसा पपई हमने खाया नहीं, और हमको रेट डबल देगा। ऐसे हमारा सोच था। सोच था। तो हम वो दूसरे दिन लेके गए, और ये मंडी को आपको पता है सुबह 3-4 बजे मंडी शुरू होती है। हाँ, भोर में जल्दी जाना पड़ता है, 4-5 बजे तो नीलाव हो जाता है। बराबर ऑप्शन होता। और वो सब चीजें हो गई, और व्यापारी हमारे पास आया और बोला कि आपको 4 रुपए का दर मिला है। बाप रे। 4 रुपए मतलब जो मार्केट में दाम चालू था 8-10 रुपए का, हमको उसका आधा ही मिल गया। और उसने हमको पहली चीज सिखाई जो हमारे मन में रह गई, वो बोला कि हमने उसको बताया कि यार इतना अच्छा पपई है, ये तो ऑर्गेनिक है, इसमें टेस्ट बढ़िया है। वो बोला है ग्राहक पहले आंखों से खाता है, फिर जीभ से खाता है, और आपका जो फल है वो आंखों को ही पसंद नहीं है, तो जीभ तो बाद की बात हो गई। तो हाँ। आपको तो इतना ही दाम मिलेगा, भेजना है भेजो, नहीं तो छोड़ दो। अच्छा। तो पहले दिन उसको माल भेजा, लेकिन वो अनुभव के बाद हमको ऐसा लगा कि किसी ने हमको एक चांटा मारा। ओ। क्योंकि इतनी मेहनत, गाय रखो, गोबर से आप फर्टिलाइजर बनाओ, वो डालो, कोई भी पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करना है, कोई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करना है, उसके बाद वो फल आ गया था। हमारा प्रोडक्शन तो कम हो गया था क्योंकि केमिकल को मैच नहीं कर सकता है। बराबर है। और सब करके भी जब उसको अगर सही दाम नहीं मिल रहा है, तो मतलब क्या है ये सब करके? बराबर है। तो हमें तब बहुत हम दुविधा में पड़ गए कि यार क्या यही सही सही तरीका है ये माल भेजने का? कोई ऑल्टरनेट प्लेटफॉर्म है क्या कि जो प्लेटफॉर्म हमारे इस तरीके के खेती का माल का हाँ, बराबर दाम दे? बराबर। और कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। और फिर हमें हम जान गए कि सिर्फ खेती करना ही अपना काम नहीं है, लेकिन अपने खेती का माल राइट दाम पे भेजना, सही दाम पे भेजना भी हमारा एक कर्तव्य और हमारा काम है। और फिर मार्केटिंग और ब्रांड के पीछे और बेचने के पीछे लग गए। बहुत ही बढ़िया। मेरा एक इंसिडेंट आपको बताता हूँ। मैं 10-12 साल से खेती कर रहा हूँ। मैंने 2015-16 में कैप्सिकम लगाया था, और हरी वाली ओपन फील्ड पे लगाया था। मेरे पास छोटा सा पॉली हाउस था, लेकिन उसमें उत्पादन कम आ रहा था, तो मैंने ओपन पे लगाया था। ओपन पे लगा देने के बाद 4-5 टन उसमें निकला। मैंने मुंबई भेजा। भेजने के बाद मुझे लगा, पहली बार मैंने भेजा था, मुझे लगा कि अच्छा भाव मिलेगा। लेकिन ऐसा सिचुएशन हुआ कि वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा आ गया, बहुत ज़्यादा, और ज़ीरो पैसा हुआ। जो गाड़ी का भाड़ा हुआ था वो मुझे देना पड़ा। हम्म। उस टाइम पे मैं भी ये दुविधा में फँस गया कि कैसे करना है? तो मैं आपसे यही चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो फार्मर्स हैं, उनको एक्चुअली क्या करना चाहिए शुरुआत में सस्टेन करने के लिए? शुरुआत में आपको तो खेती ठीक तरह से करके उत्पादन अच्छा निकाल के जो प्रेजेंट सिस्टम है उसमें भेजना चाहिए शुरुआत में। बराबर। लेकिन आपके पास अगर थोड़ा पैसा आ गया, तो वो थोड़े पैसे से आप अलग तरीके से उगाना शुरू कर दो, बराबर। और अलग तरीके से भेजना, इसमें दिमाग लड़ाना शुरू कर दो। तो वो फार्मर्स मार्केट हो, वो डायरेक्टली सोसाइटी में भेजना हो, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के भेजना हो, छोटा एक नाम रखो अपने खेती के उत्पादन को, वो नाम से भेजना शुरू करो। और हल्लू हल्लू उससे अच्छा 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 करके अपना वेबसाइट पे भेजना करो शुरू, अमेजोन अमेजोन पे भेजना शुरू करो, और फिर एक ब्रांड और बिजनेस तैयार करो। लेकिन शुरुआत में जो अपने पास हथियार है, वो हथियार यूज करके सबसे अच्छे दाम पे जहां भी भेज सकते हो वो भेजो। थोड़ा पैसा कमा करो, और फिर बल जुटा के फिर कुछ अच्छा अच्छा ब्रांड या बिजनेस पे भेजना शुरू करो। एक चीज़ आपने अभी बोलते-बोलते बोला था कि सस्टेनेबल फार्मिंग, ठीक है? इसको थोड़ा फोड़ के बताइए ना। सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब क्या? कि आप मिट्टी से जितना निकाल रहे हो, हुँ। आप उतना उसमें डाल रहे हो, और आपका जो उत्पादन है, अब नैसर्गिक तरीके से खेती अगर कर रहे हो, तो हर साल वो 2-5% से आपका प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए नैसर्गिक। हुँ। अपन जमीन से बहुत लेते हैं, जैसे गन्ने का किसान है, तो वो जमीन से 70-80 टन गन्ना लेता है। बराबर। उसका लीव्स का वजन अलग है। हुँ। वो क्या डाल रहा है वो खेत में, जो कॉम्पनसेट करेगा जितना वो निकाल रहा है उससे। हुँ। तो अगर आप सिर्फ 20-50 गोनी आप यूरिया डाल रहे हो, हुँ।
जो कि केमिकल फर्टिलाइजर है। तो आप मतलब आप समतोल नहीं रख रहे हो, और आगे जाके आपकी खेत की उपजाऊ जो क्षमता है वो कम 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 होती जाएगी। 50 सालों में आपकी खेती बंजर बन जाएगी। तो सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब आप हर साल उसमें आप नैसर्गिक कुछ तो डाल रहे हो, खाद डाल रहे हो, आप उसकी उपजाऊ बढ़ा रहे हो, आप मल्चिंग डाल रहे हो, और आप बायोमास डाल रहे हो। अपना उत्पादन तो निकाल रहे हो, लेकिन जमीन की उपजाऊ आप टिका रहे हो, ताकि 50 साल के बाद भी आपका जो प्रोडक्शन है वो गिर ना जाए, और आपका जो दूसरी पीढ़ी है जो खेती करने आएगी वो एक बंजर जमीन इनहेरिट नहीं करेगी, वो अपना एक उपजाऊ जमीन उनको मिलेगी, और वो आगे और 100 साल के लिए खेती कर पाएंगे। अभी जो खेती के तरीके हैं, ये अगर आप 100 साल भी करोगे ना, तो कोई भी मिट्टी नहीं रहेगी जो ये सस्टेन कर पाए, अभी की जो पद्धति है। तो ये सस्टेनेबल है क्या? सस्टेनेबल मतलब ये आप लंबे समय तक कर सकते हो क्या? बराबर। तो आप कर नहीं सकते। मेरे पास जो जमीन आई है वो हजारों साल से मेरे पूर्वज उस पे खेती करते 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 मेरे पास आई है। उन्होंने सस्टेनेबली फार्म किया, हाँ। तो मैं आज कर पा रहा हूँ। मैंने अगर सस्टेनेबली फार्म नहीं किया, तो उनका किया कराया मैं खा रहा हूँ, और अगले पीढ़ी को मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ। तो ये गलत बात है। राइट। इसलिए सस्टेनेबल फार्मिंग, और सस्टेनेबल का अर्थ ये है। अब मुझे ये बताइए कि टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स, ये आपने नाम कैसे रखा? काफ़ी इंटरेस्टिंग नाम है ये, और ब्रांडिंग भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। तो मैं और अजिंक्य दोनों भाई हैं। मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है 4 साल से, और दोनों ही नौकरी छोड़ के खेती करने आए थे। और खेती केमिकल फार्मिंग मोनोक्रॉपिंग वाली थी, हुँ, एक पिक पद्धत वाली, बराबर, उसको हमने चेंज करके ऑर्गेनिक और मिश्र पिक पद्धत खेती कर दी, बराबर। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग कर दी। तो एक दिन मुझे याद है, जब हम हमारा अनार बेच रहे थे, तो नाम रखने की कुछ तो इंसिडेंट आया कि आपका क्या नाम से बेचना है। तो फिर हम दोनों ऐसे ही बैठे थे घर में, और ये नाम हमको स्ट्राइक हुआ कि क्यों ना हम खेती का नाम टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म रखें। हुँ, टू ब्रदर्स यानी दो भाई, बराबर। ऑर्गेनिक फार्म मतलब जो हम तरीका खेती का कर रहे थे वो ऑर्गेनिक था। तो वैसे ही ऐसे बातों बातों में ये नाम बन गया, और हमने वो रख दिया टू ब्रदर्स ऑर्गेनिक फार्म्स। तो बहुत बढ़िया। ये फार्म पे आप कितने टाइम रहते हैं यहाँ पे? शुरुआत में तो 4 साल फुल टाइम फार्मिंग किया, लेकिन जैसे ही हमारा ब्रांड बढ़ता गया, जैसे ही प्रोडक्शन और मार्केटिंग के एक्टिविटीज बढ़ते गए, वैसे हमारा टाइम दोनों चीज़ों में अभी बटा है। अभी थोड़ा कम टाइम खेती में जा रहा है, क्योंकि सब अभी सेट है। इंटरेस्ट तो खेती का बहुत है, लेकिन वैसा टाइम अभी यहाँ पे कम जा रहा है, और आगे मार्केट बढ़ाने में, क्योंकि हम अभी बहुत सारे किसानों के साथ काम कर रहे हैं, तो उनको भी, उनके उपजाऊ को भी हमको मार्केट देखना है। हुँ, और ये अच्छा मूवमेंट बन गया, जहाँ पे हम किसानों को हेल्प कर रहे हैं, पर्यावरण का हेल्प हो रहा है, और लोगों को एक विष मुक्त अन्न दे रहे हैं, हुँ। जो अच्छा है उनके सेहत के लिए। तो भी ज़्यादा टाइम वहाँ पे जाता है, और कम टाइम खेती में जाता है अभी। तो अभी आपके कंपनी का टर्नओवर कितना है? 8 साल पहले मुझे याद है, जब खेती शुरू किया था, तब 14 एकड़ में हम 1.5-2 लाख का टर्नओवर किया था, और वो बढ़ के फिर 5-6 लाख पे आ गया। हुँ, फिर हमने प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, और प्रोडक्ट भेजना शुरू कर दिया। घी, गुड़, मोरिंगा जो सेवगा है उसके पत्तों का पाउडर, हुँ, अपना तेल, हुँ, ये सब हल्लू हल्लू बढ़ाना शुरू करिया। और 10 साल के बाद अभी इस साल हुँ। हम तकरीबन 100 करोड़ का टर्नओवर इस साल करेंगे। क्या नंबर सोचा था कभी 100 करोड़ का? सोचा तो बिल्कुल नहीं था। धंधा और ब्रांड भी बनाने का ऐसा कुछ सोचा नहीं था। खेती करनी है, सही तरीके से करनी है, पसंद है, और करते रहना है। वो सोचा था, वो सोच के आए थे। ब्रांड बन गया, अच्छी बात है, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, सस्टेनेबल इनकम का एक तरीका बन गया, जिसकी वजह से हम इस तरीके से खेती कर पाएँगे। तो अच्छा लग रहा है, सवाल ही नहीं है। हमारे देश की यूथ है अभी फार्मिंग में उतर रही है। उनको लगता है कि खेती में पैसा नहीं है, लेकिन आपने 100 करोड़ की कंपनी अभी खड़ी की है, और अभी आप 1000 करोड़, 2000 करोड़ तो बन जाएँगे धीरे-धीरे, लेकिन यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है, और वो सोच और वो माइंडसेट रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो ये जब आपने शुरू किया, तो 100 करोड़ तक जाने तक का सफ़र कैसे रहा? थोड़ा वो बताइए ना? वाक़ई बहुत इंटरेस्टिंग सफ़र रहा है, क्योंकि खेती शुरुआत किया, फिर खेती का जो प्रोड्यूस है वो भेजना शुरुआत किया, मंडी में जो हुँ, अनुभव आया, उसके बाद हमने
शुरुआत में हाथ गाड़ी वालों के साथ हमारा फल भेजा। उनके कस्टमर को हमने अवेयरनेस स्प्रेड किया कि क्यों आपको 20, 25, 30 रुपए पर किलो पपई को देना चाहिए, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, इसमें बहुत सारे गुण ज़्यादा अच्छे हैं। वहाँ से शुरुआत किया, फिर हम मॉल में गए। तब हम फल और सब्जी बेच रहे थे, तो मॉल के साथ टाई अप हुआ। स्टार बाज़ार जो टाटा का है, वाक़ई बहुत ही अच्छे लोग हैं। उन्होंने हमको हेल्प किया, उन्होंने पहचाना कि हम जिस तरीके का खेती कर रहे हैं, वो अच्छी है पर्यावरण के लिए और ग्राहकों के लिए, तो उन्होंने हमको जगह दी। और शुरुआत में हमने हमारा अनार, हमारी सेंगी, हमारा पपाया वहाँ पे भेजा। फिर समझ में आया कि ये ज़्यादा स्केलेबल नहीं है, क्योंकि बैकएंड में हमको कोल्ड स्टोरेज लगेगा, कोल्ड चेन लगेगी, पैसा कम था। इन चीज़ों में बहुत पैसा लगता है। तो हमने वापस बैठ के सोचा कि क्या कर सकते हैं ऐसा, ताकि हमारे जो खेती में आने वाला जो प्रोड्यूस है, इसका शेल्फ लाइफ 12 महीने हो जाए। बराबर। बिकॉज़ क्या होता है, फ्रेश में आपको 8-10 दिन ही मिलता है। 8-10 दिन में आपको भेजना पड़ता है। हार्वेस्ट भी करना है, ट्रांसपोर्ट भी करना है और और बेचना भेजना है, भी है। और भेजने में क्या है, आपको मार्केट कंपल्सरी अच्छी मिलेगी नहीं। जैसे आपने बताया, आपका गोभी की खेती में आपने पैसा कमाया, क्योंकि मार्केट में रेट नहीं था, तो आपको वो रेट मिलता नहीं है। तो बहुत दिमाग लड़ाने के बाद हमने फिर ये सुझाव लाया कि हम हमारे दूध से पारंपरिक पद्धति से हम घी बनाएँगे। घी 12 महीने टिकता है, मतलब तुप। और गन्ने का हम गुड़ बनाएँगे, वो 12 महीने टिकता है। नींबू का हम अचार बनाएँगे, वो 12 महीने टिकता है। मूँगफली का तेल बनाएँगे, वो 12 महीने टिकता है। और इन चारों, पाँचों और जो-जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, इन सारे में कोई प्रिजर्वेटिव, एडिटिव, बाइंडर, परफ्यूम, कलर नहीं डालते हैं। जिस तरीके से खेती प्योर रखते हैं, वैसे ही प्रोडक्ट मेकिंग हम प्योर रखते हैं। और हमको 12 महीने का एक प्रोडक्ट मिल गया, जो हम कहीं पे भी बेच सकते हैं। ओह! तो वैसा हमने करना शुरू कर दिया। फिर फार्मर्स मार्केट शुरू हो गया, जिसे हम अठौड़ा बाज़ार बोलते हैं, जो हर संडे हम हमारा स्टॉल डालते हैं फार्मर्स मार्केट बांद्रा में। पिछले 8 साल से हम करते आ रहे हैं, और वहाँ पे हम कम्युनिटी को बेचते हैं, कस्टमर्स को बेचते हैं, उनका प्रॉब्लम सुनते हैं। उनको हम बताते हैं कि आपको ये क्यों खाना चाहिए, कैसे उगाया जाता है, ये सारी चीज़ें हम उनको बोलते हैं। ये फार्म का ही अपने? हाँ, ये अपना जो फूड फॉरेस्ट है, उसका ही है। बढ़िया, बढ़िया। मैं थोड़ा-सा लेता हूँ। तो ये हम उनको बताते रहते हैं, और वहाँ से फिर करते-करते हमारे जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स है, वो हमने ऑनलाइन शॉप खोला 7 साल पहले। ऑनलाइन शॉप पे करना शुरू कर दिया। ऑनलाइन शॉप यानी कि डिजिटल? डिजिटल हमने शुरू किया 7 साल पहले, और फिर हमारा ऐप खोला। ओके। और ऐसे करते हमारी खेती तो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि प्रोड्यूस हम पूरा बेच रहे थे। तो आस-पास के किसान जो ऑर्गेनिक कर रहे हैं, उनको थोड़ा गाइडेंस करके उनका खेती का माल लेना शुरू किया। अच्छा। और ऐसे करते-करते पिछले 10 सालों में हम अभी यहाँ तक आए हैं कि जहाँ पे बैकएंड में हम 5,000 किसानों के साथ काम करते हैं। वॉव! हमारा एक टीम है जो उनको सारी चीज़ों के लिए उनको गाइडेंस करता है। मैन्युफैक्चरिंग है अभी हमारा, और फ्रंट एंड में तकरीबन 4 से 5 लाख हमारे ग्राहक तैयार हो गए हैं, तो उनको हम अभी बेचते हैं। तो ये प्रवास है 10 सालों में। लोग हमेशा हमको बोलते हैं कि यार, आप तो ओवरनाइट सक्सेस बन गए। 10 साल पहले हमने ये निर्णय किया था कि हमको खेती में कोई केमिकल डालना नहीं है, हमको अन्न सही तरीके से उगाना है, और उसका अभी हम फल उपभोग कर रहे हैं अभी। अभी आपके टोटल कितने प्रोडक्ट है कंपनी के और कहाँ-कहाँ जाते हैं वो? तकरीबन 100 प्रोडक्ट्स हैं। हुँ, बहुत सारा आटा है, हुँ, मिलेट्स है, एनर्जी बार है, पिकल्स है, हुँ, अचार, हुँ। तेल है, घी है, गुड़ है, जो कि नॉन पेरिशेबल है, नॉन पेरिशेबल है। जो कि खराब नहीं होते, हम दूर तक भेज सकते हैं और ज़्यादा हाँ, और टिकते हैं। ज़्यादा देर टिकते हैं, 12 महीने टिकते हैं। हाँ, ये नस आपने पकड़ ली अच्छी। हाँ, और इसके लिए कोई कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है। ये यही इम्पोर्टेंट है। तो आप, हम हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट कम हो गया, एग्ज़ैक्ट, और एग्ज़ैक्ट। बनाने के लिए आप घर पे बना सकते हो। मैं खुद यही सोच रहा था कि कैसे पॉसिबल है कि 100 करोड़ का बिज़नेस किया, क्योंकि मैं फ्रेश के बारे में सोच रहा था। लोग वही सोचते हैं, दिमाग में आता है। लेकिन आपके क्या टॉप 4 प्रोडक्ट क्या है? आप बता सकते हैं क्या है अभी? टॉप 4 में हमारा
गुड़ है, हम्म। हमारा घी है, जी। हमारा तेल है और वुड प्रेस्ड ऑयल है हम्म। और आटा है। घी कैसे जाता है, किलो लीटर क्या हिसाब से जाता है? हमारी खेती के लिए हमने देसी गाय रखा है, क्योंकि उसके गोबर में सूक्ष्म जीवाणु की संख्या बहुत ज़्यादा है, जो कि खेती के लिए उपयुक्त है। और वो गाय का जो दूध है, इसमें अभी जग जानता है कि वो उसमें A2 प्रोटीन है, जो सेहत के लिए अच्छा होता है, तो उसका दूध लेते हैं। और पारंपरिक पद्धति से हम घी बनाते हैं, यानी दूध लेके उसको उबाल के ठंडा करके उसमें दही जमाते हैं। अच्छा। जब दही जम जाता है तब सुबह रोज उसको चर्न करके मक्खन निकालते हैं हम्म। और मक्खन को मेल्ट करके घी बनता है। तो ये पारंपरिक पद्धति में हम पहचान गए कि आयुर्वेदा यही पद्धति का इस्तेमाल करता है, और ये घी आपके सेहत के लिए सबसे अच्छा है। ना कि आप जो क्लैरिफाइड बटर खा रहे हो, हम्म। जो बड़े बड़े कंपनी तैयार करते हैं, हम्म। वो क्रीम से बनने वाला घी है। अच्छा। तो इस घी को बनाने में तकरीबन 26-27 लीटर दूध लगता है। ओ। तो उसका खर्चा दूध का पकड़ोगे तो आपको ये घी 2,500-3,000 रुपए के नीचे भेजना नामुमकिन है। तो वो सब जमा के और 12% उसमें जीएसटी आता है। तो हमारा घी अभी 3400-3500 रुपए किलो में बिकता है। और ये सारा आपके खुद के वेबसाइट से, खुद के ऐप से बिकता है? खुद के वेबसाइट से बिकता है, हम्म। खुद के ऐप से बिकता है, हम्म। अभी अमेज़न पे बिकता है, क्विक कॉमर्स पे बिकता है, हम्म। तो ये सारे चैनल से बिकता है। और क्या इंडिया के बाहर भी जाता है? हाँ, हाँ। अभी हमारे वेबसाइट पे कस्टमर तकरीबन 60 देशों में से आते हैं। ओ। 60 कंट्री से कस्टमर है, हम्म। डायरेक्ट कस्टमर है, कोई मिडलमैन नहीं है। और हम उनको पार्सल भेजते हैं उनके शहर में। तो अभी देखते-देखते हमको भी विश्वास नहीं था कि गाँव में जो कर रहे हैं, हम्म। उसके लिए कस्टमर इतने देशों में तैयार होंगे, लेकिन हो गए। टाइम लगाया। मुझे याद है 6 साल पहले हमने पहले कस्टमर को हमारा घी भेजा था। हम्म। उसका नाम भी याद है, सिद्धार्थ शुक्ला। कहाँ पे भेजा था वो? मिशिगन में थे, यूएस में। यूएस में? और उन्हें हमको फेसबुक पे मैसेज भेजा था कि आपका घी मुझे चाहिए, आप सही तरीके से घी बना रहे हो। हाँ। और हमको 8-9 महीना लग गया सारे लाइसेंसेस निकालने में। हम्म। तो उसको भेजा। उसके बाद वर्ड ऑफ माउथ और क्वालिटी के वजह से अभी तकरीबन 8-9 हज़ार कस्टमर भारत देश के बाहर है, और इनको हम बेचते हैं। फार्मर उगाना जान जान लेगा, धीरे धीरे बेचना जान लेगा, लेकिन ये जो पीछे का काम है, ब्रांड बिल्डिंग का काम, ये कैसे हुआ, ब्रांड बिल्ड करना? हमारे पिताजी के वक़्त खेती में रस क्यों नहीं रहा? हमारे उनके जो पिताजी थे वो गुड़ बनाते थे, हम्म। और गुड़ डायरेक्टली मार्केट में बेचते थे। आप जब जनरली देखोगे तो वो गन्ना उगा रहे थे, खुद का गुड़ बना रहे थे और खुद का गुड़ मार्केट में बेच रहे थे। तो एंड प्रोडक्ट वो बेच रहे थे। हम्म। पहले क्या था, हर किसान का एक गुड़ का छोटा यूनिट था। था। अभी हर 50,000 किसानों के लिए एक फैक्ट्री बन गया। हम्म। तो किसान का जो प्रोसेसिंग का व्यवसाय था वो बंद हो गया। हम्म। जो खुद बेचता था वो बंद हो गया। अभी सिर्फ गन्ना उगाता है, फैक्ट्री आके लेके जाता है। और वो जो एडवांटेज है वो फैक्ट्री के हाथ में निकल गया। और ये किसान जो मेरे पिताजी की पीढ़ी थी, ये बेचना ही भूल गया। ऐसा नहीं कि किसान अपना माल बेचना जानता नहीं है, वो जानता था। तो हम ये पहचान गए कि अगर हम हमारा खुद का प्रोडक्ट भेजेंगे तो ही पैसा उसमें से आएगा। और इसी जानकारी को लेके हमने हमारा खुद का ब्रांड और खुद का प्रोडक्ट बेचने का निर्णय ले लिया, और उसमें से फिर सही में फायदा हो गया। और ये ट्रांसपेरेंट कैसे रहता है कि अगर कोई प्रोडक्ट कंज्यूमर तक जाता है तो कैसे क्लियर पता चलता है कि सारी जानकारी उसके बारे में? देखो, आप जब ऑर्गेनिक बोलते हो, एक तो सर्टिफिकेशंस की बात आती है। हम्म। आपको अपना खेती सर्टिफाई करना पड़ता है। हमारा बैकएंड में एक 15-20 लोग हैं जो किसानों के साथ फुल टाइम काम करते हैं। हमारा वहाँ पे टेक्नोलॉजी है। हमने टेक डेवलप किया है जिसमें सारे किसानों का ट्रेसेबिलिटी इसमें हम रख सकते हैं। हर 15 दिन में किसानों के फील्ड पे विजिट होती है, तो हमको पता है वो सही तरीके से उगा रहा है कि केमिकल डाल रहे उगा रहा है। वो सारे डॉक्यूमेंटेशन होता है। और ये सारी चीज़ें हम एक क्यूआर कोड के बहाने हम हर प्रोडक्ट पे वो क्यूआर कोड देते हैं। आप वो स्कैन करोगे तो आपको वो सारा चीज़ दिखेगा कि किसान का नाम क्या है, वो कहाँ पे, कौन से राज्य में, कौन से गाँव में स्थापित है,
किस दिन उसने लागू जो भी सोइंग किया है, यहाँ उसके बाद फर्टिगेशन और इरिगेशन, पेस्ट मैनेजमेंट ऑर्गेनिकली कैसे किया है, ये सारा ट्रैक रहता है। हार्वेस्ट तक आपको सारी जानकारी ग्राहक के नाते से आपको ये सारी मिलती है। अच्छा, तो इससे ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी एस्टेब्लिश होती है। और ये सारा सिस्टम पूरा कॉर्पोरेट में कैसे ले गए? क्योंकि फार्मिंग को अभी एज़ अ बिज़नेस भी नहीं देखा जाता है, तो आपने पूरा एक कॉर्पोरेट लेवल पे कैसे ले गए इसको? ये तो कोई प्लान नहीं था, हुँ, लेकिन जैसे-जैसे हम थोड़ा-थोड़ा काम करते रहे, त वैसे-वैसे हमको आगे का प्रॉब्लम दिखने लगा। हुँ, और आई थिंक 7-8 साल पहले हमको ये प्रॉब्लम दिखने लगा कि अगर हम कोई कंपनी एस्टेब्लिश नहीं करते हैं, हुँ, तो ग्रो होना मुश्किल है। हम किसान के किसान ही रहेंगे, कच्चे ही रहेंगे। हमको भी एक कंपनी एस्टेब्लिश करनी है प्राइवेट लिमिटेड, हमको भी ब्रांडिंग करना है, हमको भी ट्रेडमार्क लेना है, हमको भी अकाउंटिंग, फाइनेंस करना है, हमको भी टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट करना है, हुँ, हमको भी एचआर डिपार्टमेंट करना है, हमको भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट करना है। जैसे बड़ी कंपनी फंक्शन होती है, हुँ, उस तरीके से हमने देखना शुरू किया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, बड़ी कंपनी बड़ा काम कर सकती है। अगर ये चीज़ें हम नहीं इस्तेमाल करेंगे और वैसा हम प्लानिंग नहीं करेंगे तो हम वो स्टेज तक नहीं जा पाएँगे। तो ये प्रॉब्लम जब आया तब हमने सारे रजिस्ट्रेशन, सारा बिल्डअप दिमाग में रख के सारा सॉल्यूशन हमने बिल्ड करना शुरू कर दिया। तो अभी टोटल कितने लोग काम करते हैं? मैं, अजिंक्य हुँ, और हमारे शुरुआत के सहकारी थे। हुँ, एक जो नागेश मामा है, आपका कुछ मुझ अमरूद देके गए। अमरूद देके गए। नहीं, टेस्टी है ये तो। हाँ, वो थे, वसंत मामा है नीचे, हुँ, पांडु मामा है, राजू है, गेना है, हुँ, माउली है, ये 5-6 लोग थे हमारे साथ में। हुँ, इनके साथ खेती शुरू किया। खुद मैं और अजिंक्य बेचते थे, बैकएंड में ये सारे हमको मदद करते थे और फिर एक-एक, एक-एक आके जुड़ा और अभी 10 सालों के बाद हमारी अभी जो वर्कफ़ोर्स है, जो हमारे साथ काम करते हैं, वो तकरीबन 250 लोग हो गए हैं। 100 सवा 100 लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, फैक्ट्री और फार्म में और 100 सवा 100 लोग फ्रंट एंड हुँ, मार्केटिंग, कंटेंट, फाइनेंस, हुँ, क्वालिटी, क्रिएटिव, हुँ। ये सारे ऑपरेशंस, वेयरहाउसिंग में काम करते हैं। तो तकरीबन 250 से 300 लोग अभी हो गए। 300 लोग काम कर रहे हैं। ये तो काफ़ी अच्छा है। नहीं, खेत वाक़ई में में हम आपको क्या दे सकते हैं? बिस्किट और चाय नहीं दे सकते, लेकिन ये तो दे सकते हैं। कमाल है ये। तो मुझे ये बताइए कि 250 लोग अभी काम कर रहे हैं। आपने स्टार्ट किया, 2-3 लोगों ने स्टार्ट किया था। लेकिन अभी जो है, आपके फार्म से या आपके एरिया में अभी सोशल या लोगों को रोज़गार कितना मिला और उनको क्या बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे? तो अभी जो फैक्ट्री है आप जो देखोगे अभी, हुँ, वो तो गाँव से 20 किलोमीटर ही दूर है। हुँ, तो हमने हमारे गाँव से ही लोग वहाँ पे लेके जाते हैं बस में। तो पहले ये लोग इनके लिए रोज़गार की कोई सुविधा नहीं थी ज़्यादा। अब हम उनको जो शहर में उनको जितनी आमदनी मिलेगी, हुँ, उतनी ही आमदनी हम उनको गाँव में रह के दे रहे हैं। उनको बोल रहे हैं कि आप शहर में मत जाओ। यहाँ पे जो जीवन मान है, लाइफ़स्टाइल है, हुँ। वो वाक़ई बहुत बेहतर है। पैसे की एक कमी है, तो वो पैसा, वो काम हम आपको देंगे। आप वो काम सम्मान से करो, उतना पैसा कमाओ जितना शहर में मिलेगा और ये गाँव का लाइफ़स्टाइल एन्जॉय करो। तो ऐसे कर के अभी गाँव में एक भी बचा नहीं है जिसको रोज़गार नहीं है। अरे वाह! यंग से लेके ओल्ड तक, सारों को हमने कंपनी के कहीं खेती में, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में, कहीं फ्रंट एंड में हमने उनको संधि दिया है और वो काम कर रहे हैं। ग्रेट, ग्रेट, बहुत ही बढ़िया। इतना रोज़गार तैयार हुआ एक फार्मर की कंपनी के वजह से। देखिए अच्छा लगता है क्योंकि क्या है, स एक पढ़ा-लिखा गाँव का होने के नाते सिर्फ मैं मेरा ही फैमिली का देखूँ, मैं मेरा ही रोज़गार का देखूँ, वो कहीं तो हम मुझे और अजिंक्य को वो ठीक नहीं लगा था। मैंने बोला कि जैसे एक गाँव का नागरिक होने के नाते मुझे अगर पढ़ाया है, लिखाया है, तो मैं खुद मेरा ही देखूँ, बड़े शहर में मैं सेटल हो जाऊँ और मेरी ज़िंदगी अच्छी जाए, वो तो ऑप्शन था, लेकिन कहीं तो वो गलत लग रहा था हुँ, कि यार एक एक बच्चे को रेज़ करने में पूरी गाँव जुट जाती है बराबर। और वो अगर सक्सेसफुल हो जाए हुँ, और वो पीछे देख के उनको कोई मदद ना कर पाए, तो कहीं तो इन्होंने उनकी ड्यूटी की है लेकिन उसने उसका ड्यूटी नहीं किया है, उसका कर्तव्य नहीं निभाया है। तो हमेशा हमको लगता था कि यार हम अगर एक सिटी बैंक को हम इतना पैसा कमा के दे रहे हैं नौकरी करके,
अजिंक्य HDFC HSBC बैंक को इतना पैसा कमा के दे रहा है नौकरी करके, तो क्यों ना हम हमारे वो बुद्धि का इस्तेमाल करके गांव में पैसा भी कमाए और लोगों को भी वहां पे रोजगार दे, और हमारा जो कर्तव्य है गांव को वापस कुछ देने का वो निभाए। तो इस भावना से हमने ने क्या गांव में ही रोजगार दिया है बहुत लोगों को, और बहुत अच्छा लगता है कि हम कुछ वापस दे पा रहे हैं हमारे गांव में। एक इतनी बड़ी कंपनी खड़ी करने में कम्युनिटी और नेटवर्किंग की कितनी ज़रूरत है? ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभी हमारी यूथ देख रही है, नए फार्मर देख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, हमारे पास ज्यादा कैपिटल नहीं था, ज्यादा पैसा नहीं था शुरुआत किया तब, हुँ, और किसान फैमिली के होने के नाते सारी चीजें कम्युनिटी में ही होती है, सबका मदद होता है सब चीजों में। तो तब जब हमने ये ब्रांड आगे भेजना शुरू किया, हुँ, प्रोडक्ट्स फार्मर्स मार्केट हुए और कोई ना कोई प्लेटफॉर्म हुए, जहाँ पे भी हमें ग्राहक मिलता है, हम उसको जुड़ा पाते हैं, उसको हमने प्राधान्य दिया। जहाँ पे कम्युनिटी बिल्ड हो जाए, उस चीज को हमने प्राधान्य दिया, और हमको बहुत फायदा हो गया। और मुझे लगता है कि यही सही तरीका है कोई ब्रांड बड़ा करने का या कोई बिजनेस करने का। कम्युनिटी को आप सुनो, कम्युनिटी को आप एक साथ लो, ओह! तो आपका जो प्रोडक्ट मेकिंग है या आप किसके लिए बना रहे हो, हाँ, किसको फायदा हो रहा है, आपको आप सीधा देख सकोगे, हुँ, और आपको उनको देख के उनसे बात करके प्रेरणा मिलती है और अच्छा काम करने का। हुँ, और उनको भी देखने मिलता है कि किसान क्या-क्या अड़चनों से आप उसके लिए अन्न पैदा कर रहा है, तो हुँ, वो एक दोनों तरफ से कॉन्शियसनेस रहती है, जिसको दोनों को फ़ायदा हो जाता है। तो कम्युनिटी का तो बहुत फ़ायदा है। मैं तो बोलूँगा हर एक को कम्युनिटी डेवलप करनी चाहिए, हुँ, और कम्युनिटी के नाते अपना-अपना बिज़नेस ब्रांड, हुँ। खेती का ब्रांड बढ़ाना चाहिए। एक सवाल और ये है कि आपने 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट अभी मार्केट में आपके बिक रहे हैं। इंडिया के बाहर भी जा रहे हैं, इंडिया में जा रहे हैं और सारे वो ऑनलाइन जा रहे हैं। तो अभी 100 के 100 प्रोडक्ट तो आप ग्रो नहीं कर रहे, ठीक है? वो कैसे आप सोर्सिंग करते हैं? उसका मेंटेन कैसे रखते हैं डेटा या उसको अच्छे क्वालिटी का वो ग्राहक तक जा रहा है, ये खबरदारी कैसे बरतते हैं आप? तो पहले हमने हमारी खेती में शुरुआत किया, लेकिन बहुत सारे किसान आके देखने लगे कि हुँ, आपको पानी कम लग रहा है, हुँ, आपको इनपुट कॉस्ट कुछ नहीं है, और आपके प्रोड्यूस को अच्छा दाम मिला रहे हो आप, हुँ, तो ये कैसा कर रहे हो? हुँ, तो जिसको इंटरेस्ट था उसको हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और कर करके अभी हमारा एक डिपार्टमेंट बन गया है हुँ, जिसको हम फार्मर रिलेशनशिप मैनेजर बोलते हैं। हुँ, हमारे तरफ से एक बंदा पढ़ा लिखा है, वो फार्मर को हैंड होल्ड करता है, बीज से लेके हुँ, हार्वेस्ट तक वो फार्मर के साथ रहता है, 15 दिन में विजिट करके उसका फोटो वीडियोस के द्वारा डॉक्यूमेंटेशन करके उसको हर टाइम पे राइट इनपुट देके प्रोड्यूस तक वो किसान के साथ रहता है। वो अलग-अलग एरिया के हैं, जैसे कोई चावल हाँ, उगा रहा है, कोई खपली ग अलग अलग एरिया में हमारे अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ऑफिसेज हैं, हुँ, अलग अलग वेयर हाउसेज है, उनके द्वारा हम वो नज़दीक किसानों को हेल्प करके उनको उनके साथ काम करते हैं। उनको भी काम मिल रहा है और उनका भी प्रोड्यूस जो है ऑर्गेनिक खेती वो कर रहे हैं और वही आपके पास आ रहा है, वो बिक रहा है। बिल्कुल। और मैंने सुना है कि आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, वो सेलिब्रिटी भी बहुत ज़्यादा मँगाते हैं। वो चीज़ दिखती है जब वो कोई शेयर करता है इंस्टाग्राम फेसबुक पे, लेकिन उनको ये चीज़ का मूल्य वो जानते हैं, उनको सेहत पे उनका बहुत फ़ोकस रहता है, क्योंकि उनका पेशा ही है कि आप जितना यंग दिखोगे, जितना फिट दिखोगे, हाँ। उतना अच्छा है। तो ये सारी चीज़ों का उनको मूल्य पता है, हुँ, तो वो इस्तेमाल करते हैं, और शुरुआत में 2-4 जन ने इस्तेमाल किया, उनका अच्छा रिज़ल्ट आया तो उन्होंने सारे, वो बहुत क्लोज़ सर्कल है, हुँ, तो उन्होंने सारे से शेयर कर दिया। अच्छा। अभी बहुत सारे वैसे सेलिब्रिटी जिसे उसको हम बोलते हैं, वो सारे कस्टमर्स हैं, और कुछ-कुछ तो यहाँ पे आके भी फार्म पे आके गए हैं। मतलब सेलिब्रिटी यहाँ पे भी आते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आके देखो। हुँ, जैसे आप आपके डॉक्टर को जानते हो, इंजीनियर को जानते हो, वैसे आपके फार्मर को जानो। हुँ, तो इस बहाने वो आ जाते हैं। तो वैसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हुँ, मैं तो बोलता हूँ मेरे गाँव में भी मेरे कस्टमर्स हैं, अच्छा। क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ सही तरीके से बनाई है। हुँ, तो जैसे मुझे याद है, गुड़ हमारे गाँव में ही बहुत सारे कस्टमर्स जो आके गुड़ लेके जाते हैं। अच्छा। उनकी बेटी हो, बेटा हो, उनका पोता हो, उनको खिलाने के लिए हुँ, अच्छा अन्न चाहते हैं वो। तो कस्टमर्स हर तरीके के हैं हमारे पास। क्वालिटी फूड, क्वालिटी कस्टमर। क्वालिटी फूड, क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर।
कॉन्शियस कस्टमर, ये लाइन आपने सही कही। एक और चीज़ कि मैं अभी गुड़ के जो प्रोसेस है वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे जो गन्ना आ रहा है वो भी ऑर्गेनिक है। हाँ। और गन्ना मैंने देखा कि एकदम छोटा-छोटा है, ऐसा मोटा-मोटा भी नहीं है। वहाँ पे गुड़ का प्रोसेस मैंने देखा कि किस तरीके से जूस निकल रहा है, वो गरम हो रहा है, काफ़ी एकदम ट्रेडिशनल वे से वहाँ पे गुड़ पूरा बनाया जा रहा था। गुड़ की एक ही फैक्ट्री है वही? गुड़ की एक फैक्ट्री है वहाँ पे। अच्छा, और जो देसी गाय का फार्म है, वो गिर का है। देसी गाय का फार्म गिर का है। और टोटल कितनी गिर है वहाँ पे? यहाँ पे अभी 150 गाय है अच्छा। और हमने ऐसे फार्म्स डेवलप किए हैं नज़दीक। हुँ, 500-500 गाय के ऐसे 8-10 फार्म्स हैं, हुँ, जो हमारे 30, 25-30 किलोमीटर के रेडियस में है। अच्छा, तो अभी तकरीबन 6-7 हज़ार गायों के साथ हमारा काम चल रहा है। अच्छा, और वहाँ से दूध आता है यहाँ पे? वहाँ से हमारा कलेक्शन सेंटर है, वहाँ पे क्वालिटी मॉनिटरिंग सेंटर है, वहाँ पे एक बंदा बैठता है, उनका फीड मॉनिटर करता है हुँ। और रोज़ सुबह-शाम वहाँ से दूध हमको आता है। तो आप 2 भाई हैं, ये सारे सिस्टम पे कैसे नज़र रखते हैं या सिस्टम लगी हुई है पूरी? नहीं, नहीं, हम 2 भाई हैं, हम ये कर ही नहीं पाएँगे। अच्छा। हमको साथ मिली है बहुत सारे लोगों की, फार्म से लेके फ्रंट एंड तक बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग, बहुत सारे गाँव के लोग हुँ। अ, के सहयोग से हम ये कर पा रहे हैं, नहीं तो ये कर नहीं पाते बिल्कुल। अगर एक आपको बड़ा ब्रांड सेट करना है तो अच्छे पढ़े-लिखे भी लोग चाहिए। बिल्कुल चाहिए। अ, आप जब ग्लोबली कम्पीट कर रहे हो, हुँ, आपको कुछ बड़ा ब्रांड बनाना है, तो टैलेंट हुँ। आप अंडरमाइन करके मतलब नहीं है। आपको अच्छा टैलेंट, हाई क्वालिटी टैलेंट आपको लेना पड़ेगा और उनके साथ काम करना पड़ेगा। अच्छा, खुद को बड़ा ना समझे ज़्यादा आपसे बिल्कुल, ज़्यादा दिमाग वाले बंदे मैं तो चाहिए। बोलता हूँ, मेरे टीम को भी बोलता हूँ कि हर वक़्त हुँ, अपने से होशियार बंदा रिक्रूट करो। अच्छा। अपने अपन सबसे होशियार है मतलब कुछ तो गलत हो रहा है। हमेशा अपने से होशियार बंदा रिक्रूट करो हुँ, और उसके साथ काम करो, तो ही कंपनी, तो ही ये आइडिया, हुँ। तो ही ये इम्पैक्ट बढ़ पाएगा। ये बात है। ये चीज़ दोस्तों ज़रूर याद रखिएगा। अभी हम थोड़ा-सा लोकेशन चेंज करते हैं। अभी हम इस आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं। इस पेड़ को बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर दिया गया है, मैंने ध्यान से देखा। तो इसको हम गोल बना रहे हैं कि ऊपर की तरफ ऐसे कर रहे हैं? इसको स्ट्रक्चर देने का ऐसा उसको काटा-वाटा नहीं, लेकिन नीचे से सपोर्ट लगाया है, हुँ। ताकि दोपहर में जब फार्म पे कोई आए या नीचे बैठ पाए अपना खटिया लगा के। तो वैसा उसको स्ट्रक्चर दिया है, उसके ब्रांचेस होल्ड करने के लिए और नीचे बैठने की जगह किया है। एक और चीज़ मुझे पूछनी थी, आपके वेबसाइट पे मैंने देखा कि आपने एक फिलॉसफी का सेक्शन है, वहाँ पे लिखा है कि सोशलिस्ट फार्मर को या तो सोशलिस्ट या तो कैपिटलिस्ट, इसमें से कौन से एक चीज़ में रखना रहना चाहिए या दोनों चीज़ में रहना चाहिए? नहीं, अभी तो चॉइस ही नहीं है। आप तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में काम कर रहे हो। एवरीबॉडी, आई मीन पूरा दुनिया मोर और लेस कैपिटलिस्ट है। जो कंट्री खुद को सोशलिस्ट बताती थी, चाइना, वो भी कैपिटलिस्ट ही है। तो आपको कैपिटलिज़्म में आपको सोशलिज़्म रख के भी कैपिटलिस्टिक रहना चाहिए। ये फिलॉसफी है कि आपको इकोनॉमिकली पैसा कमाना ही है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ तो मुझे कोई डोनेशन दे दो, मुझे कोई फ्री का पैसा दे दो। हुँ, आप अच्छा काम कर रहे हो, उसको आप प्रोडक्ट बना के मार्केटिंग करो, लेकिन पैसा आपको कमाना है, आपको इकोनॉमिकली वायबल रहना है, हुँ, तो ही मतलब बनेगा, तो ही और किसान कर पाएँगे। मैं अगर डोनेशन पे ये सब सेटअप कर लेता हूँ, हुँ, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कोई और किसान को रेप्लिकेट करने में। और बराबर। हमारी इच्छा यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस तरीके की सस्टेनेबल खेती कर पाएँ हुँ, और इस तरीके का इनकम डायरेक्टली अर्न कर पाएँ। पैसा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, पैसा ओरिएंटेड ही हमें काम करना चाहिए, बिल्कुल, चाहे हम खेती कर रहे हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हैं। बिल्कुल। एक ज़रूरी चीज़ और है कि ब्लॉकचेन, जैसे देखिए टेक्नोलॉजी खेती में बहुत सारी इस्तेमाल हो रही है, जैसे अभी मैं खुद ही ज़मीन के लिए सेंसर्स का इस्तेमाल करता हूँ, आईओटी डिवाइसेस आ रहे हैं नए-नए। उसके अलावा हम अभी एक प्लांटिक्स जो उसका भी हम इस्तेमाल करते हैं, एआई टेक्नोलॉजी, फ़ोटो खींचो और रोग का पता चलता है। वैसे जो ब्लॉकचेन है, ये भी बहुत सारे अभी फार्मर इस्तेमाल कर रहे हैं धीरे-धीरे, तो इसका क्या रोल निभाता है आपके पूरे सिस्टम में? तो हमारा जो ट्रेसेबिलिटी ऐप है, हुँ, अगर आप प्रोडक्ट पे जो क्यूआर कोड स्कैन करोगे और आपको सारे फार्मर के डिटेल आ जाते हैं, ज्योग्राफिकल डिटेल आ जाते हैं, सोइंग, हार्वेस्टिंग प्रोसेसिंग डिटेल आ जाते हैं। ये सारा टेक्नोलॉजी हमने ब्लॉकचेन पे बिल्ड किया है। तो वहाँ वहीं पे ब्लॉकचेन इस्तेमाल किया है, ताकि कोई उसको हैक ना कर पाए और उसका जो बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी, हुँ। वो रहे और कस्टमर्स को ट्रेसेबिलिटी का पूरा जानकारी डिटेल में मिल पाए।
ट्रेसेबिलिटी, यानी कि अगर यूएस में भी कोई प्रोडक्ट आपका जा रहा है तो वो स्कैन करता है तो उसको पता चल जाएगा कि भाई संतोष के फार्म और से है। सोर्स ऑफ ट्रुथ एक रहेगा, कोई बीच में सोर्स ऑफ ट्रुथ जो बोलते हैं हम्म। वो चेंज नहीं कर पाएगा। और ये सेफ है पूरा, और ये पूरा सेफ है, पूरा सेफ वाकई है। सेफ है। और इतनी जो आपकी बड़ी टीम है 250-300 लोग की, ये मैनेज करना कितना मतलब दिक्कत होती है, क्योंकि 2 भाई है आप, क्योंकि अभी देखिए 2 भाई-भाई जहाँ पे आते हैं वहाँ झगड़ा होता है या फिर ये एक्चुअल है, रियलिटी है, टिक नहीं पाता है, तो ये कैसे, वही मैं पूछा चलो। तो मैनेज करना तो लोगों को मुझे लगता है ना, आप जिस अगर आप ये मेंटालिटी में जाओ कि मुझे इसको मैनेज करना है, हाँ। तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आना होना शुरू हो जाएगा। आप अगर इस मेंटालिटी से जाओगे कि ये मेरा सहकारी है, इसके साथ मिलके मुझे काम करना है, हुँ, तो आप वो भावना से जब काम करते हो, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट आता नहीं है। सबको लगता है कि नहीं, ये मेरे हित का सोच रहा है और एक भाईचारा में काम हो जाता है, तो वो एक है। और दूसरा भाई की जो बात आई, देखो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहता है हर चीज़ में। इनिशियली बहुत ज़्यादा था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चला कि अगर चैलेंज इतना बड़ा है, हुँ, खेती को ऑर्गेनिक करके उसमें से पैसा कमाना इतना बड़ा चैलेंज है कि कोई एक नहीं कर पाएगा। अगर दोनों साथ में जुड़े हैं, हुँ, तो ही हम इसमें सॉल्यूशन ला पाएँगे। और क्या है ना, जब हम छोटे थे बोर्डिंग स्कूल में थे, तो पूरा 10 साल बोर्डिंग स्कूल में साथ रहे हैं। तो बोर्डिंग में एक अलग बॉन्ड निर्माण हो जाता है। आप वहाँ पे पिता नहीं, माताजी नहीं, कोई नहीं है। आपको आपका सर्वाइवल हुँ, करना पड़ता है। हुँ, अगर आप एक साथ जुड़े हो तो सर्वाइव होगे बोर्डिंग स्कूल में, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। इसके वजह से वैसे ही बॉन्ड था, हुँ, थोड़ा दोस्त का नाता था। तो जब हम खेती करने आए, तो दोनों का स्पिरिट था कि नहीं, इसको करना है। हुँ, और समझ गए थे कि दोनों के साथ साथ में रहे तो कर पाएँगे, वरना नहीं कर पाएँगे। 2 और 2 मिल 1 और 1 मिलके 2 नहीं होता है, वो हुँ, 11 के समान हो जाता है। ओहो! तो हम वो जान गए थे कि हम अगर अकेले काम करेंगे तो 1 की ताकत रहेगी, हुँ, और 1 और 1 जुड़ जाएँगे तो 11 की ताकत रहेगी। तो अभी आप लोगों ने काम बाँट के लिया है, एक ही काम पे चलते हैं? नहीं, बाँट के लिया है, जैसे मैं मार्केटिंग हुँ, और फार्मर रिलेशनशिप्स हुँ, में देखता हूँ, हुँ, और अजिंक्य वो फाइनेंस, ऑपरेशंस हुँ, वो देखता है। अच्छा। फार्मर रिलेशनशिप्स यानी कि क्या हुआ इसमें, थोड़ा बताइए ना? मतलब जो हमने बताया कि हमारे एफआरएम की टीम है, हुँ, फार्मर हुँ, रिलेशनशिप मैनेजर, मैनेजर बराबर। ये लोग किसानों के साथ जुड़े हैं, जो हुँ, किसान हमारे लिए जो हम हमारे लिए वो माल बेचते हैं ऑर्गेनिक, तो वो किसान के साथ वो बीज से लेके ग्रोइंग प्रैक्टिसेस, हैंड होल्डिंग करते हैं, हार्वेस्ट तक वो किसानों के साथ रहते हैं, हर 15 दिन जाके किसानों को मिलते हैं, उनका ट्रेसेबिलिटी कवर करते हैं, उनका फार्म डायरी मेंटेन करते हैं, हुँ, और उनको हर स्टेज पे हुँ, ऑर्गेनिकली कैसा क्रॉप का फर्टिगेशन, इरिगेशन, अच्छा वो पेस्ट सब मैनेजमेंट बताते हैं। करना चाहिए, वो हाँ। बताते हैं। तो वो बैकएंड टीम, जो एफआरएम टीम है, वो सारी चीज़ें करती है। मैंने देखा है कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियाँ आती हैं, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती हैं, लेकिन वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाती। तो आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया है कि फार्मर इतना विश्वास करता है, आपको जो वो उगाता है, वो देता है, फिर वो सिस्टम देखो चल रहा कैसा है ना, शुरुआत में अभी भी है? हुँ, 90% के ऊपर के फार्मर्स ऐसे लोग हैं, जिनको हम कभी जाके बोले नहीं कि आप ऑर्गेनिक करो, अच्छा। जो ऑलरेडी कर रहे थे, ओह! और उनको मार्केट से दाम अच्छा नहीं मिल रहा था, तो उनके साथ हमने काम करना शुरू किया, तो वो आसान है। हुँ, मुझे उसको बताने की ज़रूरत नहीं कि आप ऑर्गेनिक क्यों करना चाहिए, करो। हुँ, फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाती है, मेरी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि उसको पैसा कमा के देना है। अगर वो प्रिंसिपली अलाइन्ड है कि ऑर्गेनिक में ही मेरा खेती का भला है, हुँ, तो उसको मार्केट लिंकेज देना बहुत आसान है। हुँ, और दूसरी चीज़, हम किसानों को कोई हार्ड एंड फास्ट ये नहीं करते। हम जो भी उनको सहायता देते हैं, बीज से लेके हुँ, पूरी जानकारी से लेके सारी हैंड होल्डिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और हमारी अपेक्षा ये है कि अगर उन्होंने हमको माल नहीं दिया, हुँ, तो भी चलेगा। अच्छा। अगर आपको हमारे से ज़्यादा कोई दाम दे रहा है, तो हुँ, आप उसको भेजो। अच्छा ऐसा कोई फिक्स नहीं किया आपने? हमने फिक्स नहीं किया, क्योंकि खुद किसान हूँ मैं। हाँ, तो मुझे पता है, जब वो रिलेशनशिप फिक्स की आ जाती है, तो किसान को कहीं लगता है कि मार्केट बढ़ने के बाद कि यार मेरा नुकसान हो रहा है। हुँ, तो वो ख़्याल मन में ना आए। आपको अगर बाहर भेजना है, आप बाहर भेजो। आपको अगर लगता है कि आपको हमारे से दाम अच्छा मिल रहा है, हुँ, तो आप हाँ, हमको भेजो। और हम पूरे ट्रेनिंग और पूरे हैंड होल्डिंग के लिए कोई चार्ज नहीं करते उनको। कोई चार्जेस नहीं है। नहीं, कोई चार्जेज़ नहीं। ये देखो कैसा है, पैसा हम प्रोडक्ट्स का लेते हैं। किसान होने के नाते हमको लगता है कि हमारा एक फ़र्ज़ है कि हम बाकी किसानों को ये नो हाउ
और ये जानकारी दे, और उसके लिए पैसा लेना बहुत मुश्किल चीज है, क्योंकि उसके उससे क्या पैसा ही लोगे आप। कंसल्टेंसी का पैसा लेना मतलब कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, वो क्यों- हमारा बिजनेस है ही नहीं। हमारा बिजनेस ये है कि ज्यादा से ज्यादा किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग करे। तो अगर आप कर रहे हो हम्म, और उसमें हम अगर आपको जानकारी देना है हम्म। तो वो खर्चा हम करेंगे, उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। अभी देश में कितने परसेंटेज तक ऑर्गेनिक फार्मिंग होता होगा आपको लगता है? मुझे तो लगता है 1% से भी नीचे होगा। ओ भाई, 1% से भी एक नीचे है? टका से भी नीचे तो होगा। मार्केट कितना बड़ा है? हाँ, वैसे मार्केट बहुत बड़ा है फार्मिंग। वही मतलब 1% लोग से भी नीचे कर रहे हैं, हाँ, तो मार्केट तो इतना बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है। अगर लोग और भी बढ़ जाएंगे तो अच्छे भाव बेच पाएंगे। ये लंबा समय 10-12 साल दिए, आपने एक ब्रांड खड़ा किया है, तो ये एंटरप्रेन्योर जो माइंडसेट है, ये कैसे डेवलप हुआ उसके बारे में थोड़ा सा फोड़ के बताइए ना। तो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसा तैयार होता है कि हम्म, जब आपको जब कोई प्रॉब्लम दिखता है तो उसके लिए सोल्यूशन निकालने वाला माइंडसेट चाहिए, और मल्टीटास्किंग चाहिए ओ, आपको। टेक्निकल नो हाउ थोड़ा होना चाहिए, आपको मार्केटिंग नो हाउ थोड़ा होना चाहिए, आपको मैन मैनेजमेंट हम्म, नो हाउ थोड़ा होना चाहिए। तो आपको बहुत सारी चीजों का थोड़ा थोड़ा जानकारी होना चाहिए, सीखना चाहिए सब। क्योंकि एंटरप्रेन्योर में चैलेंजेस बहुत है। एंटरप्रेन्योर एक सीधा रास्ता नहीं है, आपको ऊपर जाना है। बोलो स्नेक एंड लैडर गेम है, ओ, तो कोई सांप ना काटे। ये सांप अलग है, ये टेक्निकल सांप है, ये सांप मार्केटिंग का सांप है, ये सांप और कुछ चैलेंजेस का सांप है, ये मैन मैनेजमेंट का सांप है। तो आपको सब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और ये ना सारा आपका स्वधर्म होना चाहिए, मतलब आपको बाय नेचर इसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। आप जानबूझ के एंटरप्रेन्योर बन ना जाओगे तो आप बन नहीं पाओगे। आपको ये आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप आराम से कर पाओगे। कोई भी चैलेंज हो, आप आराम से कर पाओगे। तो जो चीज पसंद है वो करो। अगर बिजनेस पसंद है तो वाकई नौकरी छोड़ो और बिजनेस करो। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, एंटरप्रेन्योर की आपको पसंद है वो तो करो। आप जो आपका नेचुरल इंटरेस्ट है वो करो, तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। बराबर है। अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपका वैसा माइंडसेट डेवलप करने के लिए आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, और एक ही ट्रैक पे आप नहीं चल सकते, 10 जगह होना चाहिए आपको, आपको मल्टीटास्किंग 10 होना जगह चाहिए। की जानकारी होनी चाहिए। मैंने नौकरी में बैंक में काम किया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में काम किया है, मैंने टेक्नोलॉजी हम्म, पे काम किया है बाय इंटरेस्ट, हम्म, मार्केटिंग में काम किया है। हम्म, और जब छोड़ के खेती करने आया हम्म, तो हर चीज का मुझे कहीं ना कहीं फायदा हुआ है। टेक हम्म, प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश करने में, मार्केट ब्रांड बनाने में, मैन मैनेजमेंट में मुझे वो उसका फायदा हुआ है। तो अगर मैं एक ही चीज में नौकरी करता और मैं जब ये खेती करने आता, तो मुझे लगता है नहीं कि ये ऐसा ब्रांड हम खड़ा कर पाते। हम्म, और उसमें अगर आपको मजा आता है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही रिस्क का गेम है, बहुत ही अनश्योरिटी का गेम है, और आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो आप ये तीनों चीजों से अगर कंफर्टेबल हो हम्म, तो आप कूदो। आपको कुछ श्योर दिखने नहीं वाला है। जॉब में आपको दिखता है कि अगले साल मुझे फिक्स मेरी पैसा तनख्वाह आता है। इतना हो जाएगी, मेरा डेजिग्नेशन इतना हो जाएगा, आपको अगले 20 साल का दिखेगा। बराबर। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा कोई सेट रोड मैप नहीं है। हम्म, एंटरप्रेन्योरशिप यू नो इज लाइक, वो बोलते हैं कि आपको अंधेरे में कूदना है और गिरने के पहले आपको उड़ना सीखना है। हाँ, तो ये एंटरप्रेन्योर, गिरना तो फिक्स है। हाँ, मतलब गिरने के पहले आपको उड़ना सीखना है। अच्छा। आपको पहाड़ से कूदना है हम्म, और गिरने के पहले आपको उड़ना सीखना है। जैसे अभी आपको अगर स्विमिंग सीखना है, आप कितना भी थ्योरेटिकल सीखो, बराबर। जब तक आप पानी में कूदोगे नहीं और हाथ पैर हिलाओगे नहीं, तब आप सीखोगे नहीं। वैसे ही एंटरप्रेन्योर है, आप कितना भी किताब पढ़ो, आप कितना भी कोर्सेज करो, कुछ भी करो, हम्म, वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो गई। आखिर में वो डेयरिंग चाहिए कि भाई मैं कूदने वाला हूँ, मेरे को आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा करियर कैसा होगा, मेरा इनकम कहाँ से आएगा, लेकिन वो डेयरिंग चाहिए। अगर वो डेयरिंग नहीं है तो आप हजारों किताब पढ़ो, आप एंटरप्रेन्योर नहीं बन पाओगे। गट्स भी चाहिए, मतलब कर धाड़स। गट्स, धाड़स चाहिए, गट्स चाहिए, तो आप 1000 किताब जो पढ़े हैं ना उसका इस्तेमाल कर पाओगे। एग्जैक्ट, गिरोगे नहीं तभी तो वो उठोगे। शून्य 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 है, हाँ वो जी। शून्य की कोई वैल्यू नहीं है। वो शून्य के सामने जब एक लग जाता है ना, तब इसको पूरी वैल्यू आ जाती है। और वो एक है डेयरिंग, हम्म, एक है धाड़स, बराबर। एक है रिस्क टेकिंग। अगर आप वो कर पाओगे तो जितना भी आपके पास है उस सब का मतलब बनेगा एंटरप्रेन्योरशिप में। आपने तो एक के सामने बहुत सुने लगाए हैं। हाँ,
हाँ, मतलब सच में ये काम करना इतना आसान नहीं है। अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो 100 शेयर का काम करना मतलब बहुत बड़ी बात है। इसी रिलेटेड एक बात ये है कि फंडिंग देखिए आजकल बहुत स्टार्टअप्स आ रहे हैं। फंडिंग उठाना कोई आसान नहीं है और आपने एग्रीकल्चर में, ऑर्गेनिक में ब्रांड खड़ा करके फंडिंग लिया है, तो ये कैसे हुआ ये प्रोसेस पूरा? उसमें ना हम हमारा काम करते रह रहे थे हुँ, और काम करते-करते हमारे पास इंटरेस्ट आया कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा-ऐसा इम्पैक्ट वाला काम है और सिर्फ़ खेती नहीं है। अगर आप देखोगे हमने क्या किया है, तो हमने एक एफएमसीजी, हमने एक कंज़्यूमर ब्रांड खड़ा किया है। हुँ, हमारी शुरुआत खेती से है, ओके। लेकिन फ्रंट एंड पे प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, हुँ, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, कंज़्यूमर प्रोडक्ट्स है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है। तो बिज़नेस वो बहुत अट्रैक्टिव है इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा। बैकएंड आप खेती से वो बना रहे हैं, वो अलग चीज़ है। तो आपको आपका बिज़नेस का कौन-सा एस्पेक्ट है जो इन्वेस्टर्स को अपील करेगा, वो आप बिज़नेस को वो नाम दे दो। मेरा कंज़्यूमर बिज़नेस है। अच्छा। अगर मैं बोलूँगा मेरा एग्रीकल्चर बिज़नेस है, कोई इन्वेस्टर आएगा नहीं। मेरा कंज़्यूमर बिज़नेस है जिसकी पूरी वर्टिकल चेन मेरा फार्मिंग से मैन्युफैक्चरिंग तक है, तो उनको वैल्यू दिखता है कि भाई इसका सिर्फ़ ऊपर के ऊपर ब्रांड नहीं है, इसका पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड ब्रांड है और पूरी चीज़ें वो करते आ रही है। अच्छा। वैसा एक देखने का तरीका है। ऊपर से आप जितना मेरा तो हिसाब है कि आप जितना इन्वेस्टर्स के पीछे भागोगे, उतना आप टाइम वेस्ट करोगे। अपना काम अपने पास जो है उतने में करो, बहुत ही अच्छे तरीके से करो, आपको इन्वेस्टमेंट ढूँढते आ जाएगा। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट बैंकर नहीं है, कोई नहीं है। मेरे खुद कस्टमर्स ने ही आज तक मेरे कंपनी में इन्वेस्ट किया है और उनको पूछे बिना कि मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए, खुद सामने आके बोले कि आपका ये काम अच्छा है, आप बढ़ाओ ये काम। हमको इसमें बिज़नेस सेंस भी लगता है कि हमारा भी पैसा बढ़ेगा, तो आप ये पैसा ले लो और आपका काम और इम्पैक्ट बढ़ाओ। तो आप एज़ एन एंटरप्रेन्योर आप अपना काम पे फ़ोकस करो। ओके। अपना काम सही तरीके से करो, रोज़ करो। आजकल इंटरनेट के ज़माने में आपको नोटिस होने में कोई देर लगता नहीं है। इन्वेस्टर्स, उनके रिसर्च कमिटीज़ भी ऐसे ब्रांड, ऐसे बिज़नेसेस, ढूँढते ऐसे रहते प्रॉब्लम सॉल्वर्स हमेशा ढूँढ रहे हैं। मेरे को आज तक मैंने किसी को ईमेल नहीं किया है, कोई फंड को। पैसा चाहिए लेके। पैसा चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी तक 50-100 फंड ने मेरे पास अप्रोच किया है। यहाँ पे फार्म पे आके बैठे हैं, चेक 50-50 करोड़ का चेक दिया है कि आप ले लो हमारा फंड। हमने लिया नहीं बहुत जनों का, हमने सिर्फ लाइक माइंडेड लोगों का पैसा लिया। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप अपने काम पे बैठो। लोग आके आपको मिलेंगे, हुँ, आके आपको फंड करेंगे। हुँ, और जिनको वो डिफ़िकल्ट लगता है, हुँ, जिनको फंडिंग करना कराना है, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट बैंकर एक कॉन्सेप्ट है, अच्छा। जो कि मध्यस्थ आदमी होता है, जो आप उनको जाके मिलो, वो फंडिंग वाले को जानते हैं, वो अपना कमीशन लेके आपको फंडिंग लाके देंगे। अच्छा ऐसा भी होता है। हाँ, उसको इन्वेस्टमेंट हुँ, बैंकिंग बोलते हैं। हुँ, आप मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट हुँ। बैंकर ढूँढो, वो आपको हेल्प करेगा। ऐसा क्यों होता है कि एक टाइम पे आपको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि ये बहुत मैं सुनता रहता हूँ कि फंड चाहिए, चाहिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है। हुँ, अगर आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बन गया है, अगर हुँ, आपका मॉडल एक लेवल पे सेट हो गया है और अभी बढ़ाने के लिए आपको बहुत आसान है, आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, तो फिर फंडिंग हेल्प करती है टाइम बचाने में। फंडिंग तो फार्मर लेता ही है बैंक से, हुँ, तो वो डेट फंडिंग हो गई। ये जो फंडिंग है, इसमें आपको कुछ पैसा वापस देना होता है जब आपका बिज़नेस सक्सेस हो जाए। अगर अच्छा, बिज़नेस सक्सेस ना हो जाए, तो जिसने आपको फंड दिया वो उसकी आपकी भागीदारी है। अच्छा। तो अगर बिज़नेस फ्लॉप हो गया तो वो कोई आपको आके ज़मीन माँगेगा नहीं और हुँ, कोई हुँ। सिक्योर्ड फंडिंग नहीं लेकिन होता है। प्रॉफ़िट में वो आप भागीदारी है। प्रॉफ़िट में जैसे आपकी आपने भागीदारी फंडिंग लिया है तो जिससे भी लिया है वो भागीदार है आपका। वो भागीदार है। फंडिंग चाहिए ही हुँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमने हुँ, 7-8 साल बिगर फंडिंग का बिज़नेस पूरा बूटस्ट्रैप हुँ, मतलब हमारे खुद के बिज़नेस के पैसों से ही बिल्ड किया है। रोटेशन करके। हाँ, आपका एग्ज़ाम्पल दीजिए ना कि आपने फंडिंग लेके क्या किया उस फंड्स के? हमने 2 साल पहले 1-2 साल पहले फंडिंग लिया था और वो फंडिंग की वज़ह से हमने फैक्ट्री डाला है। वो फंडिंग की वजह से हमने टैलेंट रिक्रूट किया, जो टैलेंट हमको पहले परवड़ता नहीं था। डोमेन एक्सपर्ट्स रिक्रूट किया है। वो फंडिंग की वजह से हमने मार्केटिंग इनिशिएटिव्स बढ़ाया है। वो फंडिंग की वजह से हमने ऑफिसेज़ और बाकी स्पेस लिया है। वो फंडिंग की वजह से हमने इंटरनेशनल मार्केट में जाके मार्केट टैप किया और ओपन अप किया है। तो फंडिंग बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल होती है।
अच्छा, अभी आपने जो फैक्ट्री ओपन की है वो कहाँ पे है? वो इधर से नज़दीक ही है 15 किलोमीटर पे। तो वहाँ पे पैकेजिंग वगैरह? वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग, इन्वेंटरी ये सारा है। सारा सिस्टम होता है। और आपका ऑफिस कहाँ पे है? ये पूना में है, पुणे में है। मगरपट्टा में। और ऑफिस में कितने लोग लगभग बैठते हैं? अभी पूना के ऑफिस में लगभग 80-90 लोग बैठते हैं। हम्म। एक छोटा मार्केटिंग ऑफिस है मुंबई में अच्छा। और वहाँ पे 15-20 लोग बैठते हैं और फैक्ट्री में आई थिंक 100 सवा 100 लोग बैठते हैं। आप दुनिया भर में घूमते हैं, अभी देश में तो हमारे तो हम जानते हैं, लेकिन दुनिया भर में अभी फूड ट्रेंड क्या है, मतलब आपको क्या लगता है जैसे? मैं थोड़ा बायस्ड रहूँगा क्योंकि मैं अगर घूमता भी हूँ तो मैं जाता हूँ वही स्टोर में जो ऑर्गेनिक है, जो केमिकल फ्री है, क्योंकि इसी पसंद है। लेकिन मुझे तो वही दिखता है कि वो सेक्टर ग्रो होते जा रहा है। पर जनरली अगर आप देखोगे तो अवेयरनेस खाने के बारे में बहुत बड़ी है। कोविड के बारे बात तो बहुत बड़ा है। लोग क्या मैं क्या खा रहा हूँ इस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। मेरी इम्यूनिटी पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, मेरी सेहत पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है। तो बहुत सारा अवेयरनेस बढ़ रहा है अच्छे खाने के बारे में। ऑर्गेनिक फूड के बारे में तो है ही है। सबको अच्छा बिगर केमिकल का खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये बढ़ते ही जाएगा। जैसे ही लोगों को जानकारी मिलती है कि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हम्म। तो वो अपना अच्छा खाना ढूँढना शुरू कर देते हैं। और अभी आपके कंपनी के विजन, मिशन या फ्यूचर प्लान्स क्या है? अभी देखो 10 साल में जो हमने काम किया है, वो बहुत ही हँसी-मज़ाक और हमारा स्वधर्म है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, हमारा पैशन है हम्म। और मज़ा आ गया है ये करते-करते। अभी आगे अभी हमने बैठ के सोचा है कि आगे हमको कैसा देखना है ये काम को, क्या करना है हमको। तो हमको ना 3 सर्कल बनाना है। एक सर्कल है फार्मर की। इस तरीके का फार्मिंग किया तो पानी कम लगता है, इनपुट कॉस्ट कम है, सेहत मिट्टी की सुधर जाती है। तो ऐसे करने वाले फार्मर्स को हमको बढ़ाना है। अभी 5,000 फार्मर के साथ काम कर रहे हैं। यही हमको 50,000 5 लाख फार्मर तक लेके जाना है। फिर बीच वाला सर्कल है जो हमारे सहकारी है, जो गाँव में हमारे साथ काम करते हैं। हम्म। उनको रोज़गार की संधि देना है। उनको सारे बेनिफिट्स देना है जो एक आईटी का कामगार शहर में मिलता है। हेल्थ बेनिफिट्स होए, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होए, उनको गाँव में रह के उनको रोज़गार और ये सारे बेनिफिट्स देना है। अभी हम लगभग 150-200 लोगों को रोज़गार देते हैं। यही हम 1,500-2,000 लोगों को ये अच्छा रोज़गार कैसे उनके गाँव में दे सकें। और तीसरा सर्कल है हमारे ग्राहकों का। अभी तकरीबन 5 लाख ग्राहक हैं 50-60 देशों में। तो ये 5 लाख ग्राहक को हम खाना दे रहे हैं जो उनके लिए औषध समान है, क्योंकि इसमें कोई विष नहीं है। और जिनके वजह से उनकी सेहत सुधर रही है, हम्म। उनका बहुत सारे डिजीज़ेज़ जा रहे हैं, तो वो हमको रोज़ दुआएँ देते हैं। हमको टेस्टिमोनियल देते हैं कि उनके जीवन में कितना सुधार आ रहा है। तो ये 5 लाख से हम 50 लाख लोगों को अच्छा खाना कैसे पहुँचाएँ? तो ये 3 सर्कल है। फार्मर्स को कैसे बढ़ाना है, गाँव में लोगों को कैसे रोज़गार देना है और कस्टमर्स ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक अपना अच्छा खाना कैसे पहुँचाना है। तो ये जो आपने कस्टमर बताए, ये सारे आउटलेट पे भी आउटलेट वगैरह कुछ है कि सारा 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 ऑनलाइन है? सारा ऑनलाइन है ये। सारा ऑनलाइन है, डिजिटली है। यहाँ छोड़ के आपने कहीं और जमीन ली कि नहीं अभी? नहीं, 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 हम ज़मीन लेने के चक्कर में कभी लगे नहीं। जो हमारी पूर्वजों की ज़मीन है, उसी पे खेती कर रहे हैं और ऐसा कभी लगा नहीं कि ज़मीन ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन लेने से कुछ ज़्यादा ये नहीं है, इंटरेस्ट है फार्मिंग का, ज़्यादा फार्मर के साथ काम करने का इंटरेस्ट है। क्योंकि जो सॉल्यूशन हमने हमारे ज़मीन पे लगाया है, वो सॉल्यूशन हमको और सारे फार्मर्स को दिखाना है और उनको भी इस तरीके की खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। तो हमारा मॉडल ज़्यादा ज़मीन लेना और ये नहीं है, हम्म। ज़्यादा फार्मर को एक्टिवेट करना और उनके साथ काम करने का है। हाँ, क्योंकि लोग क्या बोलते हैं कि एक आध मॉडल सक्सेसफुल हो गया तो चलो 100 एकड़ 200 एकड़ जमीन लेते हैं और वहीं पे खेती करते हैं। भारत में बहुत सारे किसान हैं ना, ऑलरेडी बहुत वो सारा कर रहे ज़मीन ऑलरेडी है ना, हैं। आप क्यों उनका ज़मीन लेना चाहते हो? हम्म। उनको आप सॉल्यूशन दो, हाँ। उनका जीवन मान सुधारो, उनका इनकम सुधारो हम्म। और उसमें से आपको थोड़ा इनकम मिल रहा है तो ये दोनों के लिए बेस्ट, विन-विन है। उनके लिए तो बेस्ट ये है कि उनका जो यील्ड आ रहा है, कई सारे ऑर्गेनिक फार्मर ऑलरेडी है, उनको मार्केट नहीं है। बराबर। और वो सर्टिफिकेट लेने के चक्कर में नहीं है कि उनको वो सिस्टम
में बहुत दिक्कत आती है करने में, तो आप रेडी प्लेटफॉर्म है तो आपको आके इजीली दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वही तो आसान है। वो तो बेस्ट रहेगा। अच्छा, एक और चीज़ मुझे ये बताइए कि भविष्य की खेती और फ्यूचर की फार्मिंग या फूड, हेल्थ, ये कैसे रह सकता है आने वाले टाइम में? मुझे लगता है फ्यूचर देखो कैसा है। 50 सालों का ये जो केमिकल फार्मिंग कॉन्सेप्ट है, अभी सबको पता चल रहा है कि ये हुँ, सस्टेनेबल नहीं है, आगे लेके नहीं जा सकते हैं। इसमें से तो ज़मीन खराब हो रही है, इसमें से जो खाना पैदा हो रहा है उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें कोई सत्व नहीं है। तो मुझे लगता है आगे वाला जो फार्मिंग होगा, हुँ, वो वाक़ई ही निसर्ग को हुँ, पकड़ के होगा। वो वाक़ई ही मिट्टी पे काम करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हुँ, और आपको न्यूट्रिशियस रिच खाना, हुँ, जिसमें सत्व बहुत ज़्यादा है, वैसा खाने पे हुँ, फ़ोकस करना पड़ेगा। हुँ, तो ही समतोल रहेगा, हुँ, तो ही ज़मीन उपजाऊ रहेगी, तो ही हमारे आगे आने वाली जो हुँ, पीढ़ियाँ है, वो मतलब सर्वाइव होंगे, ऐसी हालत आ गई है फ़िलहाल। मतलब लोग फिर से रिवर्स होगा सारा सिस्टम। हाँ, क्योंकि रिवर्स में ही साइंस था, रिवर्स में ही सस्टेनेबिलिटी थी। रिवर्स 5000 सालों से आ रहा है। ये नया जो फार्मिंग का टेक्निक बना है, ये पिछले हुँ, 50-60 सालों में है हुँ, और ये टिक नहीं रहा है। हुँ, फार्मर ने देखा है ज़मीन की क्या हालत हो गई है 50 साल केमिकल डाल के। हुँ, लेकिन जो रिवर्स वाले आप जो बोल रहे हो, वो एक्चुअली फॉरवर्ड है। हुँ। वो तो 5000 साल से आ रहा है, तो वो सस्टेनेबल है। तो तब तो आबादी नहीं थी ना, अब आबादी बढ़ रही है तो क्या उतना पूरक हो पाएगा क्या? हाँ, क्योंकि अगर आप आज देखोगे तो वर्ल्ड ओवर जितने किसान हैं और जितना ज़मीन खेती में जुटा है, हुँ, उसमें से 70% ज़मीन ये कमोडिटीज़ उगाने में जाता है, ये खाना उगाने में नहीं जाता है। अच्छा। कमोडिटीज़ मतलब गन्ना, कैनोला, व्हीट, मेज़ पाम, हुँ, इसमें जाता है। ये सारी चीज़ें अब हम खाते नहीं हैं। ये एनर्जी और मीट इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है। हुँ। खाना मतलब क्या? आपका फल, सब्ज़ी, लेग्यूम, लेंटिल, पल्सेस, दाल, अच्छा, ऐसे राइस, ओके, ओके। ये हम खाना खाते हैं। ओह! ये उगाने वाले किसान सिर्फ़ 30% ही है, पूरे दुनिया में। अच्छा। और डेवलप्ड कंट्रीज़ में तो ये उगाने वाले किसान 5% भी नहीं है। हुँ, तो लोग ज़मीन पे कमोडिटी उगा रहे हैं, जिसकी ट्रेडिंग होती है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें और हुँ। बनती है, खाना नहीं बनता। अच्छा। तो मुझे लगता है कि कितना भी लोग हो, उनके लिए खाना किसान उगा सकता है, अगर वो सही मात्रा में खाना उगाए। लेकिन वो खाना क्यों नहीं उगा रहा है? वो ये फल, सब्ज़ी, मिलेट्स ये क्यों नहीं उगा रहा है? क्योंकि उसमें से उसको इनकम इतना आता नहीं है, जितना हाँ, कमोडिटी में से आता है। बराबर। तो इसका दाम बढ़ाओ, हुँ, तो फार्मर और ये उगाएगा, हुँ, कमोडिटीज़ नहीं उगाएगा। और इसका आप जो भी ऑर्गेनिक उगा रहे हैं ना, उनको ज़्यादा दाम दे दो, ताकि और किसान उसको ऑर्गेनिकली उगाएँगे। हुँ। तो ही ये रेवोल्यूशन आ सकता है। और गवर्नमेंट कुछ इस पे ध्यान दे रही है कि नहीं? थोड़ा-सा वो एंगल से भी मैं आपको पूछ रहा हूँ क्योंकि देखता रहता हूँ। मुझे लगता है गवर्नमेंट ये जान गई है कि सॉल्यूशन ऑर्गेनिक और सॉल्यूशन नेचुरल फार्मिंग में है। लेकिन सॉल्यूशन क्या है वो पता नहीं उनको। अच्छा। उनको पता है कि इससे सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन क्या है पता नहीं है। वो कोशिश बहुत कर रही है, बहुत इंसेंटिव्स दे रही है, बहुत ध्यान जुड़ा रही है। तो आई थिंक राइट डायरेक्शन में जा रही है। और एफर्ट डालना पड़ेगा हुँ। और और सारा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा लेकिन। एक आखिरी सवाल, अगर आप जैसे किसी को बनना है तो उसको क्या करना चाहिए? एक थोड़े से 2 लाइन में बताइए। नहीं, मैं तो ये बोलता हूँ कि आप प्रेरणा ले सकते हो, लेकिन आप मेरे जैसे बन नहीं सकते, मैं आपके जैसा बन नहीं सकता। एग्ज़ैक्ट। आप आपके स्किन में कंफर्टेबल रहो, आपको जो चीज़ पसंद है खेती में वो आप करो, आप शर्माओ मत अगर वो आपको जाके भेजना है कहीं पे भी। और खेती में बहुत सारे प्लस पॉइंट्स है। आपका सेहत, आपका मेंटल वेलनेस सब कुछ अच्छा रहता है, सिर्फ़ पैसे की कमी है। आप खेती में रह के पैसा कमाने का एक सॉल्यूशन लाओ। अगर आप कहीं पे नौकरी कर रहे हो, तो आप कहीं न कहीं वो नौकरी वालों को पैसा कमा के ही दे रहे हो। हुँ, तो वही अपना दिमाग अपने खेती में लगा के पैसा कमाना सीखो। आपको इस जैसा लाइफ़स्टाइल कहीं मिलेगा नहीं। हमसे कुछ अगर लेना है, तो ये चीज़ ले लो कि आप
अपना स्वधर्म करो, जो भी चीज में आपको इंटरेस्ट है वो करो। दुनिया क्या बोले, समाज क्या बोले, कोई और जो भी बोले, वो सारा चीजें आप सुनो मत, आप क्या मन का सुनो और वो करो, आपको उसमें सक्सेस गारंटीड है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना सारा समय दिया हमें, और एक छोटा सा गिफ्ट हमारे टीम की तरफ से आपको। मैं रुका था, गिफ्ट कब आएगा? ये लिए, थैंक यू। ये लिए। कहना चाहिए थैंक यू, ये जरूरत नहीं थी, लेकिन आप जो काम कर रहे हो, आपका सारा टीम बहुत ही अच्छा काम है। बहुत ही यंग किसानों को आपकी वीडियो देख के प्रेरणा मिलती है, डायरेक्शन मिलता है। जी तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हो। आपके काम के लिए आगे भी हमारी शुभेच्छा। जी, और आपको भी थैंक यू। थैंक यू।